आडवाणी अंकल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे। दिल्ली शहर में उनकी बहुत अच्छी पहचान थी। साथ ही वो एक सेलिब्रिटी की तरह भी थे। बहुत सी ऐसी जगह थी जहां वो जाते थे तो लोग उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। आज तक निहित और शिवेश दोनों ने जो आडवाणी अंकल के बारे में सुना था वो यही था कि इतना पैसा होने के बाद भी उनमें जरा भी घमंड नहीं है। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। साथ ही उन्होंने अपनी बच्ची को भी बहुत अच्छी परवरिश दी थी। अपने करीबी दोस्त के दोनों बच्चों को सहारा दिया, उन्हें बड़ा किया। ये बातें भी कई समय तक अखबारों की हेडलाइन बनी हुई थी, जिसे देख के आडवाणी अंकल हमेशा निहित और शिवेश के सामने गुस्सा करते थे क्योंकि उन्हें अपनी तारीफें अखबार में अच्छी नहीं लगती थी। ऐसा उनका उस वक्त कहना था। अब सच्चाई क्या है ये तो वही जाने। ये सारी बातें आडवाणी अंकल की निहित को जब याद आ रही थी तो उसका चेहरा गुस्से में लाल होता जा रहा था। रात के लगभग 3 बज चुके थे। वो काम न करते हुए अपनी लैब में इधर से उधर घूम रहा था। उसके लिए इतना आसान नहीं था कि आज जो कुछ भी उसने देखा वो भूल जाए। ध्रुव भी एक कुर्सी पर बैठकर निहित को देखे जा रहा था। अब तक ध्रुव ने हर एक घंटे में निहित को चाय बना कर दी थी और बिना किसी बहस के, बिना किसी नानुकुर के निहित ने चाय पी ली थी। इस वक्त निहित को किसी अपने की जरूरत थी। अपने मन की बात वो ध्रुव को तो बता नहीं सकता था। आडवाणी अंकल के घर से निकलते ही शिवांगी हॉस्पिटल चली गई थी। उसे एक बड़ी सर्जरी करनी थी। वो अभी तक लौटी नहीं थी। निहित ने शिवांगी को अभी तक 50 बार कॉल ट्राई कर लिया था, लेकिन शिवांगी का फोन स्विच ऑफ ही था। ध्रुव भी कई बार निहित से उसकी परेशानी की वजह जानना चाहता था, पूछना चाहता था, लेकिन जब भी ध्रुव अपना मुंह खोलता था तो निहित उसे गुस्से में देखता था। इस वजह से ध्रुव अपनी बात न कहते हुए वहीं खामोश हो जाता था। ध्रुव खुद अपने मन में निहित को लेकर बहुत परेशान था। वो जानता था कि निहित एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है, क्योंकि निहित की हालत ही कुछ ऐसी हो रखी थी। निहित ने लैब में पड़े हुए गिलास को गुस्से में फोड़ भी दिया था। ध्रुव को लग रहा था कि बस अब बहुत हो गया। तब ध्रुव निहित को बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ध्रुव समझ गया था कि इस वक्त उसका निहित को अकेले छोड़ देना ही बेहतर होगा। ध्रुव को लैब से गए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे। निहित भी दीवार से अपना सिर टिकाकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। उसका अब पोर्टल में या अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी लैब के दरवाजे पर डॉक्टर शिवांगी खड़ी हुई उसे दिखाई देती है। निहित के घर की एक चाबी शिवांगी के पास भी रहती थी, क्योंकि शिवांगी का आए दिन आना जाना था। निहित के घर में कोई नौकर नहीं था, इसलिए शिवांगी को निहित ने अपने घर की एक चाबी देते हुए कहा था, तुम्हें जब भी आना हो तुम लॉक ओपन करके खुद से आ जाया करो। मैं अपना काम छोड़कर 2 फ्लोर नीचे आकर दरवाजा नहीं खोलूंगा। शिवांगी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसके चेहरे पे थकावट साफ नजर आ रही थी। निहित उसे एक नजर देखता रहता है, फिर खुद पर कंट्रोल नहीं करता और जाकर उसके गले लग जाता है। शिवांगी निहित के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो और इतने सारे कॉल्स, आखिर हुआ क्या है? निहित कुछ नहीं कहता। शिवांगी उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है। निहित का कमरा बिल्कुल ही सिंपल सा था। एक वॉल पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। उसके कमरे में न ही कोई टीवी था और न ही कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन। शिवांगी उसका हाथ पकड़कर उसे उसके बेड पर ले जाकर बिठाती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, बताओ आज आडवाणी अंकल के घर क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुमने किसे देखा था? और ऊपर क्या हुआ? आडवाणी अंकल के कॉन्फ्रेंस रूम में तुमने क्या सुना? शिवांगी की बात सुनकर निहित कुछ ज्यादा हैरान नहीं था। वो जानता था कि शिवांगी उसके मन में चल रही बातें जानती है। उसका चेहरा देखकर वो आडवाणी अंकल के घर पर ही सब कुछ समझ गई थी। तब निहित शिवांगी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कहूँ? आडवाणी अंकल मेरे लिए पिता समान है, या यूं कहूँ कि पिता समान थे। ये सुनकर शिवांगी बड़ी बड़ी आंखें करके निहित को देखने लगती है। शिवांगी समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा राज है आडवाणी अंकल का जो निहित को पता चल गया था, लेकिन क्या? ये सोचते हुए शिवांगी ने निहित से सीधा सीधा सवाल कर दिया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आडवाणी अंकल के दरवाजे पर किसे देखा था? तुम किससे टकराए थे? तब निहित शिवांगी की ओर देखते हुए कहता है, याद है तुम्हें कुछ दिन पहले तुम बहुत ज्यादा बिजी थी क्योंकि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था। वहाँ के पेशेंट्स को तुम्हारे हॉस्पिटल लेकर आया गया था। निहित की बात सुनकर शिवांगी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ याद है मुझे अच्छे से, मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ? फिर निहित कहता है, तो तुम्हें यह भी याद होगा कि वो ब्लास्ट किसने कराया था? शिवांगी बड़ी बड़ी आंखों से निहित को देख रही थी। शिवांगी को यकीन नहीं हो रहा था कि निहित क्या कहने जा रहा है। शिवांगी ने निहित से कहा, क्या तुम उस गैंगस्टर की बात कर रही हो? निहित हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं उस गैंगस्टर की बात कर रहा हूँ जिसने वो ब्लास्ट कराया था और जो फरार है। आज उसी को मैंने आडवाणी अंकल के घर पर देखा। ये सुनते ही शिवांगी के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। शिवांगी बिल्कुल दंग रह गई थी। तब शिवांगी आश्चर्य से कहती है, लेकिन तुमने उसे पहचाना कैसे? निहित अपने मोबाइल में उस गैंगस्टर की फोटो निकालते हुए शिवांगी को दिखाकर कहता है, ये देखो कुछ दिन पहले मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया था और मैंने ये न्यूज देखी थी और न जाने क्यों इस न्यूज का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। हालांकि इस व्यक्ति का चेहरा मैं भूल नहीं सकता। इतना कहकर निहित एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, कैसे बताऊं तुम्हें, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, उस चेहरे को मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर निहित कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। शिवांगी निहित की आंखों में देखकर कहती है, ऐसा भी क्या है इस चेहरे में जो तुम भूल नहीं सकते? तब निहित शिवांगी की आंखों में देखकर कहता है, इस चेहरे को मैंने 10 साल पहले अपने स्कूल में देखा था। ये वहाँ पियोन की नौकरी करने के लिए आया था। 15 दिन पियोन की नौकरी इसने वहाँ पर की थी और 16वें दिन स्कूल में ब्लास्ट हुआ था। ये मेरी क्लास के बाहर खड़ा होता था और डेली मैं इसे आते जाते हाई फाइव करता था। निहित कहना जारी रखता है, किस्मत या बदकिस्मती थी मेरी कि उस दिन मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों स्कूल नहीं गए थे क्योंकि हमारे माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग इस दुनिया में नहीं थे और हम इस दुख में कई दिनों तक स्कूल नहीं गए थे। अगर उस वक्त हम स्कूल गए होते तो शायद इस दुनिया में नहीं होते। निहित की बात सुनकर शिवांगी के रोंगटे खड़े हो गए थे। निहित की दर्दनाक कहानी ने शिवांगी को बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया था। तब शिवांगी ने निहित का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, वो एक बुरा वक्त था जो गुजर गया है। ये सुनते ही निहित गुस्से में कहता है, वो बुरा वक्त खुद से नहीं आया था, उसे बुलाया गया था और आज वो बुरा वक्त मेरी आंखों के सामने था और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतने सारे बच्चों की मौत का गुनहगार मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए था। मेरी आंखें जो देख रही है वो सच भी है या नहीं, मैं इसी असमंजस में रह गया।
निहित को सच में अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज उसके सामने एक गैंगस्टर था जिसे वो पकड़ सकता था, लेकिन कुछ ही पलों में वो गैंगस्टर उसकी आंखों से ओझल हो गया। निहित इस बारे में आडवाणी जी से भी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि आडवाणी अंकल उस टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। जो कुछ भी हुआ, अब निहित को बहुत ही ध्यान से उसे टैकल करना था। शिवांगी तो ये सब सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े टेररिस्ट का वास्ता आडवाणी अंकल के साथ हो सकता है। आडवाणी अंकल हमेशा एक सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे इंसानों की गिनती में आते थे। शिवांगी दिल से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। साथ ही उनको लेकर उसके मन में बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि उनकी इकलौती औलाद उनसे दूर थी। वो निहित की कुछ गलतियों की वजह से 16वीं सदी में चली गई थी और अब उस किस्से को लगभग 11 महीने हो चुके थे। 11 महीने से आडवाणी अंकल अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे थे। वो उसे आज भी ढूंढ रहे थे। शिवांगी जब ये सब सोच रही थी, तभी निहित कहता है, आज इस बात का एहसास हुआ कि मेरा अपना अब यहाँ कोई नहीं है। आडवाणी अंकल को मैं अपने पिता के समान मानता था। सुमन आई जो सालों से उनके साथ रह रही है, मुझे यकीन है कि वो उनके बारे में जानती होंगी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अंकित, जिसे मैं अपना छोटा भाई समझता था, उसने भी मुझे उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि वो सब मिले हुए हैं और मैं अकेला हूँ। अब मुझे कैसे भी करके आडवाणी अंकल के बारे में एक एक बात जाननी होगी जो मैं उनके साथ रहकर नहीं जान पाया। अब मुझे उनसे अलग रहकर जानना होगा। शिवांगी के मन में डर था कि अगर आडवाणी अंकल का खतरनाक लोगों के साथ रिश्ता है तो वो कहीं निहित को कुछ करना दे। ये सोचते हुए शिवांगी निहित से कहती है, देखो, मुझे लगता है कि अगर तुम उस इंसान का सच जान गए हो तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब में अपना जीवन खत्म कर दो और फिलहाल तुम्हें अपने पोर्टल पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपने बड़े भाई और त्रिशा को जल्द से जल्द वापस अपनी दुनिया में बुलाना है। तुम अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। ये सुनकर निहित कहता है, हाँ, मैं अपने रास्ते से भटक नहीं सकता, लेकिन साथ ही मैं लाखों लोगों की मौत के गुनहगार को यूं ही नहीं छोड़ सकता। अब मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना हर एक कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाऊंगा। तब शिवांगी कहती है, एक बात याद रखना, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस लड़ाई में तो जरूर मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को अपनी आंखों के सामने अपनी सांसें छोड़ते हुए देखा है। कितने लोगों को, कितने बच्चों को अपने माता पिता के लिए रोते हुए देखा है। कितने मासूम से बच्चे, उनकी क्या गलती थी? उनका तो जीवन शुरू हुआ ही था ना, तो उन्हें क्यों मारा गया? उनके साथ गलत क्यों किया गया? इन सवालों का जवाब मुझे भी चाहिए। जब शिवांगी ये कह रही थी तो उसके चेहरे पर अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। निहित जानता था कि शिवांगी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और यही कारण था कि निहित ने अपने मन की सारी बात शिवांगी को बताई थी। शिवांगी औरों के लिए जीना जानती थी। उसने कई लोगों की मदद की थी। कई बार अस्पताल में ऐसे लोग भी आते थे जो शिवांगी को फीस नहीं दे पाते या अपना इलाज कराने में असमर्थ रहते थे। शिवांगी ने उन जैसे लोगों की मदद के लिए अपना एक क्लिनिक अलग बनाकर रखा हुआ था। उस क्लिनिक में शिवांगी रोज 2 घंटे बैठती थी और उन 2 घंटों में बिना फीस लिए शिवांगी बहुत से लोगों की मदद करती थी। शिवांगी ने कभी भी उस क्लिनिक के बारे में निहित को नहीं बताया था, क्योंकि वो अपनी बड़ाई खुद से करना पसंद नहीं करती थी। ये सब सोचते हुए शिवांगी को कुछ याद आता है। तभी शिवांगी निहित से कहती है, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, अगर तुम कहो तो। इतना कहकर शिवांगी चुप हो जाती है। ऐसा कौन था जिसे शिवांगी जानती थी? कौन होगा जो निहित की मदद करेगा बिना किसी स्वार्थ के, या फिर निहित खुद कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाए? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंचे। आडवाणी अंकल का घर। वो अपने कमरे में गुस्से में लाल हुए इधर से उधर अपने हाथ पीछे करके घूम रहे थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं साइड में सुमन आई खड़ी थी। उन्होंने अपनी नजरें झुका रखी थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। तभी उनके कानों में आडवाणी जी की तेज आवाज गूंजती है, बताओ, जवाब दो, आखिर ये सब कैसे हुआ? आडवाणी जी की आवाज सुनकर सुमन आई घबराते हुए कहती है, माफ कीजिएगा साहब, बच्चे आपको खुश देखना चाहते थे, इसलिए बस उन लोगों ने सरप्राइज प्लान किया। ये सुनते ही टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट आडवाणी जी दरवाजे पर जोर से फेंकते हुए कहते हैं, बच्चों ने सरप्राइज प्लान किया तो तुम क्या कर रही थी? तुमने मुझे पहले इस बात की खबर क्यों नहीं दी? इतने सालों से तुम इस घर में काम कर रही हो और बात जानती हो, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे? ये सुनते ही सुमन आई फिर से अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। तब आडवाणी जी तेज आवाज में चिल्लाते हुए सुमन के सामने खड़े होकर कहते हैं, बताओ मुझे, आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? सुमन उदास मन से कहती है, जब से त्रिशा बेबी गई है मैंने आपको बहुत ही परेशान देखा है। कई रातें आपने जाग कर बिताई है। मुझे लगा अगर थोड़ी सी खुशी आपको मिल जाए तो क्या गलत है। ये सोचकर मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं आपको बता देती कि बच्चे आपको सरप्राइज देना चाह रहे हैं तो आपकी खुशी कम हो जाती। ये सुनते ही आडवाणी अंकल एकदम से सुमन आई का गला पकड़ लेते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम होती कौन हो मेरी खुशी के बारे में सोचने वाली? तुम्हें यह किसने दिया? सुमन आई बुरी तरह से डर गई थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में उनकी सांसें रुक जाएगी। धीरे धीरे सुमन आई की सांसें कम होने लगी। ये देखकर आडवाणी जी ने झट से सुमन आई का गला छोड़ दिया और दूर जाकर खड़े हो गए। सुमन आई जैसे तैसे खुद को संभालते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी अभी वो मौत को छू कर आई हो। फिर वो हैरानी से आडवाणी जी को देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आडवाणी जी इस लेवल तक जा सकते हैं। जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए खड़ी होती है और कमरे से जाने लगती है। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है कि तभी आडवाणी जी फिर से उससे तेज आवाज में कहते हैं, मेरी एक बात अपने जहन में उतार लो, 20 साल या 25 साल कोई किसी के भी घर में कितना भी समय काम क्यों न कर ले, नौकर नौकर ही रहता है, मालिक नहीं बन जाता। ये सुनकर सुमन आई दरवाजे पर खड़ी रही। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर आडवाणी जी को देखा, फिर अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से चली गई। वो कर भी क्या सकती थी, ऐसी उनकी सोच थी। हालांकि वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। वो आडवाणी का हर सच पिछले कई सालों से जानती थी और हमेशा उन्होंने यह सच अपने बेटे और दुनिया से छुपा कर रखा। लेकिन क्यों उन्होंने ये सच सबको नहीं बताया? आखिर क्यों?
क्योंकि सुमनाई एक गांव में रहती थी। जवानी के दिनों में वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनका परिवार उनकी शादी करने जा रहा था, लेकिन उन्हें गांव के एक लड़के से प्यार था। वो लड़का उन्हें भगाकर नए नए सपने दिखाकर शहर ले आया और फिर उसने उन्हें एक कोठी पर भेज दिया था। उसी दिन किस्मत से आडवाणी जी का उस कोठी पर जाना हुआ। वो अपनी किसी बिजनेस मीटिंग या फिर ये कह सकते हैं कि किसी टेररिस्ट गैंग के साथ मीटिंग के लिए वहां गए थे। वहां उन्होंने रोती बिलखती सुमन को देखा था और न जाने उनके मन में क्या बात आई कि वो सुमन को अपने घर ले आए। तब त्रिशा 2 साल की थी। सुमन तब से त्रिशा को संभाल रही है। सुमन को लगता था कि आडवाणी जी ने उसकी जिंदगी बचाई है, उसे गंदगी से बाहर निकाला है, इसलिए आज तक उसने अपना मुंह बंद रखा था। आज तक उसने कभी किसी को नहीं बताया कि आडवाणी जी करते क्या हैं। आडवाणी ने मुखौटा पहन रखा था, अच्छे इंसान का मुखौटा। वो गाले धंधे से आए 10% पैसे चैरिटी में दे देते थे, जिससे नाम भी होता था और काम भी। बची कुची कसर लोगों की दुआएं भी मिल जाती थी। धीरे धीरे करके आडवाणी जी को एक सभ्य इंसान की पहचान मिल गई। पुलिस वाले और नेता लोग तो कभी किसी तरह उन पर शक नहीं करते थे। शहर में वो कभी भी कहीं भी चले जाए, उनकी गाड़ी की कभी भी चेकिंग नहीं की जाती थी। उन्हें कभी भी कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जाता था। सुमन अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई थी। उस रात अंकित की नाइट ड्यूटी थी। अंकित विला में नहीं था। अंकित की जॉब बहुत अच्छी लग गई थी, उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी। वो हमेशा से चाहता था कि वो खुद का एक छोटा सा फ्लैट ले और अपनी माँ के साथ रहे। यहाँ तक कि अंकित ने फ्लैट तो ले लिया था, लेकिन सुमनाई हमेशा उसे उसके साथ जाने के लिए मना कर देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आडवाणी जी को उनकी जरूरत है। आज एक लंबे समय के बाद सुमनाई को लग रहा था कि वो आडवाणी अंकल का घर छोड़ दे। अब वो इस गंदगी में नहीं रहना चाहती थी। आज उन्हें एहसास हुआ था कि वो एक गंदगी से निकलकर दूसरी गंदगी में आकर रह रही थी। हालांकि त्रिशा के साथ रहकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। त्रिशा एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी। उसे अपनाकर उसका ध्यान रखकर सुमनाई हमेशा खुश रहती थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। सुमन जैसे जैसे अपने सदमे से बाहर आ रही थी, उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जिस लड़के के साथ वो शहर आई थी, उस लड़के के साथ उन्होंने रात भी बिताई थी। अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सुमनाई बहुत ज्यादा घबरा गई थी। सुमन ने उस वक्त सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन किस्मत से आडवाणी जी ने उन्हें बचा लिया था और फिर त्रिशा का हाथ उनके हाथ में थमाकर उन्हें एक नई जिंदगी दी। फिर सुमनाई ने अपने बेटे को भी जन्म दिया। अंकित और त्रिशा को साथ साथ पाला और कुछ समय बाद उन्हें निहित और शिवेश की भी जिम्मेदारी मिल गई। बच्चों के बीच रहकर वो अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी, लेकिन उनका बेटा अंकित उन्हें बार बार परेशान करता था। अंकित कई बार उनसे अपने पिता का नाम पूछता था। सुमन ने अंकित से कह दिया था कि अगर पिता चाहिए, पिता का नाम चाहिए, तो तुम्हें मुझे भूल जाना होगा। ये बात सुमन ने अंकित को तब कही थी जब अंकित 12 साल का था। वो दिन आखिरी दिन था कि अंकित ने अपने पिता के बारे में पूछा था। उसके बाद अंकित ने सुमनाई से कभी भी अपने पिता के बारे में बात नहीं की, उनके बारे में कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। आज पहली बार था कि जब सुमनाई ने अपना सामान पैक कर लिया था और वो बिना आडवाणी जी से मिले उनके विला से बाहर जाने लगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और आडवाणी जी को फोन करके बताया कि सुमन विला से बाहर जा रही है। आडवाणी जी बहुत डर गए थे। उन्हें डर था कि कहीं सुमन बाहर पुलिस को जाकर कुछ बता न दे या फिर दुनिया में किसी और को कुछ बता न दे। वहीं आडवाणी जी कोई मामूली अपराधी तो थी नहीं जो किसी से भी डर जाए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर सुमन को दरवाजे पर ही रुकवा दिया और फिर खुद ही सुमन के पास गए। सुमन को उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ हॉल में चलना होगा। सुमन बिना कुछ कहे आडवाणी जी के पीछे पीछे हॉल में चली गई। हॉल में आडवाणी जी ने सुमन को सोफे पर बैठने के लिए कहा। सुमन बिना कुछ कहे चुपचाप सोफे पर बैठ गई। फिर आडवाणी जी ने टेबल पर रखे हुए लैपटॉप को खोला। लैपटॉप को खोलने के बाद उसने लाइव वीडियो दिखाया, जिसे देखकर सुमन तुरंत ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो देख रही थी कि जहां अंकित काम कर रहा है, उसके पीछे एक आदमी पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ है। सुमन की हालत खराब हो गई थी। अंकित मजे में अपना काम कर रहा था। वो अपने सिस्टम पर कैमरास में कुछ चेक कर रहा था, लेकिन उसको खुद को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसके कंधे पर किसी ने बंदूक रखी हुई है। ये देखकर सुमन जोर से चिल्लाते हुए आडवाणी जी से कहती है, आखिर आप करना क्या चाहते हो? वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। ये सुनकर आडवाणी जी हंसते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ अंकित मासूम है। अरे इसी घर में तो उसने जन्म लिया है, उसका बचपन मैंने देखा है। मैंने तो हमेशा उसे अपने बेटे के समान ही रखा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर आडवाणी जी चुप होकर लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखने लगे। सुमन बहुत ही हैरानी से आडवाणी जी को देख रही थी। तब आडवाणी जी ने इशारे से सुमन को फिर से बैठने के लिए कहा। सुमन के पास फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सोफे पर बैठ गई। एक लंबी सांस लेते हुए आडवाणी सुमन को देखकर कहता है, तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। आखिर तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत क्या है? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? ये सुनकर सुमन गुस्सा होते हुए कहती है, मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मैं इस गंदगी में नहीं रहना चाहती। तब आडवाणी जी तेज आवाज में कहते हैं, तुम्हें इस घर में गंदगी दिखाई देती है? और जिस गंदगी से मैं तुम्हें उठाकर लाया था उसका क्या? इस बात पर सुमन भी आडवाणी जी की तरह तेज आवाज में कहती है, अगर तुम मुझे उस गंदगी से निकाल कर लाए थे तो इतने साल मैंने भी तुम्हारी बच्ची को माँ का प्यार दिया है, माँ की तरह संभाला है और तुम्हारे गुनाहों को छुपाया है। तुम्हारी इमेज तुम्हारी बच्चों की आंखों में एक अच्छे इंसान की बनाई है। अगर आज दुनिया तुम्हें पूछती है, तुम्हें चाहती है, तो उसमें मेरा भी हाथ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर गंदे काम को, हर बुरे काम को छुपाया है। आडवाणी जी कहते हैं, हाँ, तुमने ये सब किया क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा भी स्वार्थ था। बिना शादी के तुमने अपना बच्चा जन्मा था। अगर इस घर के बाहर जाती तो लोग पत्थर मार मार के तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार डालते। मैंने कभी भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के ऊपर आंच नहीं आनी दी, किसी को उंगली नहीं उठाने दी, लेकिन अब बहुत हुआ। तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती, और अगर जाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने क्या किया, क्योंकि कुछ भी बोलो, अंकित मेरा खून तो है नहीं, मेरा बच्चा तो है नहीं, इसलिए उसके खून का मुझ पर कोई असर तो होने वाला नहीं है।
इतना कहकर आडवाणी जी जोर जोर से हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सुमन फिर से सोफे पर वापस बैठ जाती है और रोने लगती है। ये एक ऐसा समय था सुमन की जिंदगी का जिस पल उसे लग रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे, लेकिन वो मजबूर थी। आज तक उसने अंकित को भी किसी भी बात की भनक नहीं होने दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर अंकित को कुछ पता चल गया तो अंकित की जान पर खतरा हो सकता था। वो अंकित को हर बात से दूर रखती थी, लेकिन जिंदगी भर सुमन जिस डर में जी रही थी, आज वो डर सही साबित हुआ। आडवाणी जी ने अपना रंग दिखा ही दिया था। तभी सुमन को निहित याद आता है। सुमन को लगता है कि उसे निहित को सारी बातें बता देनी चाहिए। हो सकता है कि निहित उसकी कुछ मदद कर पाए, लेकिन निहित को भी उसने अपना बेटा ही माना था। अगर वो अंकित को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती तो फिर निहित को कैसे? ये सब सोचते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और फूट फूट के रोने लगी। रात में हुई सुमन के साथ बहस के बाद आडवाणी जी ने सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया था। उस पूरे घर में आडवाणी जी और सुमन ही थे और बाहर मेन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड। बस इसलिए उन दोनों के बीच की हुई बातें किसी ने भी नहीं सुनी थी। क्या करेगी सुमन? क्या वो आडवाणी का सच निहित को बताएगी या फिर पहले की तरह ही डर डर के अपनी जिंदगी काटेगी? क्या इस बार वो कोई कदम उठाएगी या खामोश रहेगी? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। जो कुछ भी हुआ उस बारे में सुमनाई अपने आप में ही बहुत ज्यादा उलझ गई थी। सही गलत अच्छा बुरा वो समझ नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी कोशिश कर रही थी कि निहित की ताकत बने। वो कोशिश कर रही थी कि निहित को अकेलापन महसूस न होने दे। निहित आज जिस बुरे वक्त से गुजर रहा था, जो कुछ उसने देखा और जो कुछ सुना, उसके बाद उसे महसूस हो रहा था कि वो आडवाणी अंकल के घर में आग लगा दे। वो तुरंत ही पुलिस को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन वो नहीं जानता था कि आडवाणी अंकल की ताकत कहां तक फैली हुई है, उनके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। जल्दबाजी में अगर वो कोई भी कदम उठाएगा तो वो खुद फंस सकता था। साथ ही वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ साथ उसके ऊपर उसके बड़े भाई और त्रिशा की भी जिम्मेदारी थी। अगर उसे कल को कुछ हो जाता है तो वो त्रिशा और शिवेश को कैसे वापस लेकर आएगा? ये सब सोचते हुए निहित ने शिवांगी से पूछा, तुम बताओ, तुम किसकी बात कर रही थी? कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? शिवांगी कुछ देर खामोश रहकर निहित की आंखों में देखकर कहती है, इंस्पेक्टर तरुण, एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर तरुण का नाम सुनते ही निहित के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज की तारीख में जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, शिवांगी उसी को दोस्त बनाने की बात कर रही थी। शिवांगी जानती थी कि निहित के इसी तरह के एक्सप्रेशन होंगे, इसलिए निहित उससे कुछ कहता उससे पहले ही शिवांगी ने कह दिया, देखो, तुम इतना भी इस तरह से रिएक्ट मत करो। इंस्पेक्टर तरुण को मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम किया है, और जब तुम एडमिट थे तब लगभग डेली इंस्पेक्टर तरुण हॉस्पिटल आता था। वो अपने देश के लिए, अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इंसान सच्चाई के लिए जीता है। अगर हम उसे सच बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा, और इंस्पेक्टर तरुण कोई ऐसा वैसा इंस्पेक्टर नहीं है। शिवांगी ने इतना कहा तभी निहित एकदम से कह देता है, हाँ, वो ऐसा वैसा इंस्पेक्टर नहीं है, तभी आज तक उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रही दूसरी बात कि सबसे पहले वो मुझे अंदर करेगा, उसके बाद वो मेरी बात सुनेगा। तुम इस बात को अच्छे से जानती हो, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। इस बात पर शिवांगी के पास जवाब पहले से ही था। वो कहती है, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हमें समझेगा। हो सकता है कि हमें समझने में उसे समय लगेगा, हो सकता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज भी हो और कुछ लीगल एक्शन भी ले, लेकिन अगर हमारे पास कोई सबूत हुआ तो वो हमें जरूर समझेगा। निहित बड़ी बड़ी आंखें करके शिवांगी को देख रहा था। तब शिवांगी ने निहित से कहा, इस तरह मत देखो, हमें सबसे पहले कुछ न कुछ सबूत इकट्ठा करना होगा। कोई एक सबूत भी काफी है। अगर हमें आडवाणी अंकल के खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाता है तो हम इंस्पेक्टर तरुण की मदद से उनको दुनिया के सामने ला सकते हैं। उनका काला सच हर किसी के सामने होगा। शिवांगी की बात सुनते ही निहित कुछ देर सोच में पड़ जाता है। अब वक्त था आडवाणी अंकल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। वो कहीं न कहीं शिवांगी की बात से कन्विंस नहीं था कि उसे अपनी टीम में तरुण को शामिल करना चाहिए। तभी शिवांगी एक बार फिर निहित से कहती है, देखो, इंस्पेक्टर तरुण ऑलरेडी आडवाणी अंकल के खिलाफ है। वो उनसे बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा केस बंद करवा दिया। तुम पर जो भी चार्ज लगे थे वो बंद करवा दिए। आडवाणी अंकल ने तुम्हारी मदद करी अपनी पावर का इस्तेमाल करके, इसलिए तरुण उनसे बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये सुनकर निहित शिवांगी को तिरछी नजर से देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम तरुण को इतने अच्छे से जानती हो। तुमने कभी बताया नहीं कि तरुण तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है। शिवांगी की बातों से निहित समझ गया था कि तरुण और शिवांगी आपस में दोस्त है। तभी शिवांगी कहती है, हाँ, सच है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन एक सच ये भी है कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। मैं उसे सालों से जानती हूँ, और जब बात तुम्हारी आई तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, उससे बातचीत करना बंद कर दिया। हालांकि वो इंसान बहुत अच्छा है। शिवांगी की यह बात सुनकर निहित हैरान हो गया। शिवांगी का एक सच आज उसे पता चला। वो नहीं जानता था कि शिवांगी और तरुण कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, लेकिन हाँ, निहित की नजर में शिवांगी का प्यार साबित हो गया था। कॉलेज का दोस्त होने के बाद भी शिवांगी ने उसे निहित के बारे में बहुत कुछ छुपाया था। तरुण की कोई मदद नहीं की। अगर शिवांगी अपनी दोस्ती निभाती तो निहित अभी जेल में होता। ये सोचकर निहित को शिवांगी पर बहुत ज्यादा प्यार आने लगा। उसे लग रहा था कि वो शिवांगी से 1% भी प्यार नहीं करता जितना वो उससे करती है। शिवांगी की यह बात जानने के बाद निहित को लगने लगा कि उसे एक बार इंस्पेक्टर तरुण से मिल ही लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। यही बात उसने शिवांगी से भी कही। शिवांगी निहित की हर बात मानने के लिए तैयार थी। शिवांगी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। 16वीं सदी। शिवेश ये जानकर बहुत खुश था कि वैदेही ने आखिरकार उसे बड़े भाई के रूप में अपना लिया। शिवेश के मन में एक बहुत बड़ा डर था कि कहीं वैदेही उसकी सच्चाई उसकी मां महारानी रुक्मणी को न बता दे। महारानी रुक्मणी को भी अगर ये पता चल गया कि शिवांश के शरीर में शिवेश है तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता था। लेकिन वैदेही सच में बहुत ही समझदार लड़की थी। सही गलत, अच्छे बुरे की उसमें परख थी, और इस बात पर शिवेश को आज पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वैदेही सच में एक समझदार लड़की है। एक बार फिर शिवेश ने अनीश और हरिवंश जी को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला दी थी। साथ ही राज्य के सभी लोगों को एक एक करके एक एक काम बांट दिया था। शिवेश ने सबको इस बात का एहसास दिलाया था कि चाहे जो हो जाए, हम
हार नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है, चलते जाना है और हमारे राज्य को खुशहाल बनाना है। एक बार फिर शिवेश ने सबको उम्मीद की किरण दिखाई थी। जहां समयपुर राज्य खुशहाल राज्य दिखाई दे रहा था, शिवेश को यकीन था कि अब उसकी हर परेशानी का हल उसे मिल जाएगा। जब एक साथ बहुत सारी परेशानियां आती है तो एक एक करके सबका सॉल्यूशन भी समझ में आने लगता है। वैदेही ने उस पर अपना यकीन दिखाकर उसे हिम्मत दी थी। वहीं प्रीतम भी लौट कर आ गया था। प्रीतम जब भी शिवेश के साथ रहता था, शिवेश को महसूस होता था कि वो उसकी ताकत है। अगर प्रीतम उसके साथ रहेगा तो वो हर मुसीबत, हर परेशानी से लड़ सकता है। और त्रिशा तो उसके साथ थी ही, अब वो त्रिशा को देख सकता था, सुन सकता था। हाँ, ये बात अलग है कि देखने के लिए उसे कांच के टुकड़े का सहारा लेना पड़ता था और सुनने के लिए निहित के द्वारा छोड़ा गया बैंड। राज्यसभा खत्म हो चुकी थी, सब लोग वहां से जा चुके थे। शिवेश ने वैदेही से कहा, जहां तक मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि महाराज विश्वनाथ आ रहे हैं और वो समयपुर की सीमा पर भी आ चुके हैं। कुछ ही समय में वो महल के दरवाजे पर होंगे। उनके प्रति तुम्हारा क्या बर्ताव रहेगा, क्या मैं जान सकता हूँ? वैदेही मुस्कुराते हुए शिवेश से कहती है, मेरा बर्ताव उनके प्रति क्यों गलत हो सकता है बड़े भाई? मैं उनका पूरे आदर सम्मान से स्वागत करना चाहूंगी। वैदेही की बात सुनकर शिवेश सोच में पड़ जाता है। वो मन में सोचते हुए कहता है, अपने होने वाले ससुर जी का आदर सम्मान से वेलकम? क्या बात है छोटी बहन, तुम तो कमाल ही हो। इतना सोचने के बाद वो वैदेही से कहता है, ठीक है, फिर जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। कुछ समय में वो महल के दरवाजे पर होंगे। प्रीतम उन दोनों भाई बहनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तब प्रीतम को एक नजर देखकर वैदेही ने शिवेश से कहा, बड़े भाई, क्या महाराज विश्वनाथ का बड़ा बेटा भी उनके साथ आ रहा है? मेरा मतलब है कि युवराज तपन भी उनके साथ आ रहे हैं या नहीं? युवराज तपन का नाम शिवेश ने खुद पहली बार सुना था। महारानी रुक्मणी ने शिवेश को ऐसा कुछ बताया नहीं था कि तपन आ रहा है या नहीं। शिवेश को सिर्फ इतना पता था कि महाराज विश्वनाथ आ रहे हैं। शिवेश ने मुस्कुराते हुए वैदेही की ओर देखकर कहा, इसकी जानकारी तो नहीं है, फिलहाल मैं तो बस इतना जानता हूँ कि महाराज विश्वनाथ आ रहे हैं और हमें उनका भव्य स्वागत करना है। बस उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो। तभी वैदेही कहती है, अगर आपसे कोई गलती होती भी है तो हम है ना आपके साथ, और मैं तो आपके पास हूँ ही। वैदेही को देखकर शिवेश मुस्कुरा देता है। शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि वैदेही तपन और महाराज विश्वनाथ से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड है। शिवेश को तो लग रहा था कि हो सकता है जब वैदेही को उनके आने की खबर मिलेगी तो वैदेही बहुत ज्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी और महारानी रुक्मणी पर गुस्सा करेगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। वैदेही तो इंतजार कर रही थी कि कब महाराज विश्वनाथ समयपुर पधारेंगे और वो उनके साथ मौजूद उनके लड़के को भी देख पाएगी। महाराज विश्वनाथ का नाम सुनकर शिवेश को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भगवान आ रहे हो। महल का माहौल भी कुछ ऐसा ही था, बहुत ही पॉजिटिव। सब लोग बहुत खुश थे। वेदांश खुद भी बहुत खुश था। महाराज विश्वनाथ आ रहे हैं, इसलिए महल के गार्डन से रविंद्र को हटा दिया गया था। रविंद्र, जो एक स्टील के पिंजरे में महल के गार्डन में पैक था, उसे वहां से महल के तलघर में भिजवा दिया गया था। महारानी रुक्मणी नहीं चाहती थी कि महाराज विश्वनाथ आते ही रविंद्र से मिले। हालांकि महारानी रुक्मणी ने रविंद्र के बारे में सारी खबर पहले ही महाराज विश्वनाथ को खत में लिखती थी। उसके बाद भी महाराज विश्वनाथ अपने बेटे का रिश्ता लेकर समयपुर आ रहे थे। वैदेही के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर प्रीतम के चेहरे का रंग उड़ रहा था। प्रीतम को यकीन नहीं हो रहा था कि महाराज विश्वनाथ के आने की वैदेही को इतनी खुशी हो रही है। शिवेश खुद नहीं समझ पा रहा था कि वैदेही आखिर इतना खुश क्यों है। वहीं तपन से मिलने की इतनी चाहत वैदेही के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर प्रीतम को तो लग रहा था जैसे अब उसका समयपुर से पत्ता कटने ही वाला है। अगर वो समय का दूत नहीं होता और समयपुर में रहना उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो इसी वक्त तुरंत समयपुर छोड़ देता। प्रीतम अपनी सोच से तुरंत बाहर आ जाता है जब उसके कानों में शिवेश की आवाज पड़ती है। शिवेश वैदेही से कह रहा था, वैदेही, क्या तुम जानती हो कि महाराज विश्वनाथ समयपुर क्यों आ रहे हैं? वैदेही हंसते हुए जवाब देती है, जी बड़े भाई, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो समयपुर क्यों आ रहे हैं। क्या आप नहीं जानती क्या? शिवेश बड़ी बड़ी आंखें करके वैदेही को देख रहा था। वैदेही इतनी नॉर्मल है, शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था। शिवेश को तो लग रहा था कि वैदेही उससे मदद की उम्मीद रखेगी और कहेगी कि कैसे भी करके उन्हें समयपुर आने से रोक लो। लेकिन यहाँ तो वैदेही उनसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। तब शिवेश ने वैदेही से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जानती हो कि वो समयपुर क्यों आ रहे हैं, तो क्या तुम तैयार हो? तुमने अपने मन को समझा लिया? शिवेश की ये बात सुनकर वैदेही के चेहरे पर हल्की उदासी तो दिख रही थी। वैदेही ने एक नजर प्रीतम को देखते हुए कहा, जी बड़े भाई, मैं तैयार हूँ और आज नहीं तो कल मुझे तैयार होना ही होगा, तो आज क्यों नहीं? इतना कहने के बाद वैदेही ने प्रीतम की ओर देखा। प्रीतम पहले ही बड़ी बड़ी आंखें करके वैदेही को हैरानी से देख रहा था। वैदेही और प्रीतम दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को चुराने की कोशिश कर रहे हों और उनकी आंखों में तकरार, उन दोनों के बीच का प्यार साफ दिखाई दे रहा था। क्या वैदेही सच में महाराज विश्वनाथ के बेटे तपन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या वो प्रीतम को भूल जाएगी? क्या ये छोटी मोटी नोक झोंक बड़े से संकट में बदल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। शिवेश कुछ कहता उससे पहले ही प्रीतम कह देता है, महाराज, मुझे लगता है कि मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वैदेही और शिवेश दोनों ही समझ गए थे कि प्रीतम जलकर राख हो रहा है। शिवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। तब प्रीतम कहता है, आप तो जानते हैं ना महाराज कि मैं रुद्राक्ष हूँ और अब आपने मुझे इस राज्य का सेनापति भी नियुक्त किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे आने वाले मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। मैं बस उन्हीं के स्वागत की तैयारी को एक बार देखकर मन को संतुष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, और अगर वो समयपुर आए हैं तो बहुत खुशी खुशी यहाँ पर रहें। उनकी हर इच्छा और यहाँ पर आने का मकसद जरूर पूरा हो। फिलहाल शिवेश वैदेही और प्रीतम की नोकझोंक के बीच में नहीं आना चाहता था। उसने प्रीतम को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। प्रीतम जो कि रुद्राक्ष के रूप में था, अभी महल और समयपुर के लोगों के लिए वो रुद्राक्ष था। शिवेश इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि उसके मुंह से गलती से भी प्रीतम ना निकले। शिवेश ने जैसे ही हाँ में अपना सिर हिलाया, प्रीतम साइड में जाकर खड़ा हो गया।
वैदेही ने फिर से एक नजर उसको देखा। वैदेही और प्रीतम की नजरें एक दूसरे से मिली। वैदेही तेज कदमों से बाहर चली गई। वैदेही के जाते ही वहां से वेद और निशा भी बाहर चले गए। उस सभागार में अब प्रीतम अकेला ही मौजूद था शिवेश के साथ। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे लग रहा था कि आखिर वैदेही ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसके लिए इतना आसान है किसी और को अपना लेना? क्या सच में वो तपन से मिलने का, तपन को देखने का इंतजार कर रही है? क्या सच में वो महाराज विश्वनाथ का स्वागत करने के लिए तैयार है? ये सब सवाल प्रीतम के मन में चल रहे थे। तभी शिवेश ने प्रीतम से कहा, इतना सब मत सोचो, वो सिर्फ तुम्हें चिढ़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। ये सुनकर प्रीतम शिवेश की ओर देखकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो मुझसे शायद दूरी बनाना चाहती है, और ये तो बेहतर ही है ना, हम दोनों के बीच में एक उचित दूरी रहे, वही सही है। फिलहाल शिवेश प्रीतम की और कोई बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वो तो अपनी ही बिखरी सी जिंदगी को समेटने में लगा हुआ था। शिवेश ने एक बार फिर से अपना कदम आगे बढ़ाया था समयपुर को खुशहाल बनाने में। आज हरिवंश जी, अनीश, प्रीतम और वैदेही के साथ मिलकर वो समयपुर को सबसे बेहतर राज्य बनाने की दौड़ में दौड़ना चाहता था। साथ ही एक तरफ वो इस बात की भी तैयारी कर रहा था कि जब कभी भी ईश्वर धाम समयपुर पर हमला करेगा तो उसे कैसे ईश्वर धाम का सामना करना है। अभी तक शिवेश ने यह अंदाजा लगा लिया था कि ईश्वर धाम के मुकाबले उसके पास आधी सेना भी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग उसके पास हैं, एक एक आदमी 5 लोगों के बराबर का था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। तलवारबाजी सिखाने के साथ साथ राइफल चलाना और आम बंदूक चलाना भी सबको सिखाई थी। हालांकि उसके पास ज्यादा बंदूकें नहीं थी और पूरे राज्य में सिर्फ 2 राइफल थी। वो दोनों ही उसी के पास थी। उन दोनों को ही हरिवंश जी और अनीश ने बनाया था, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। इतना सब होने के बाद भी शिवेश ये नहीं जानता था कि उसे रुद्र से कैसे लड़ना है, रुद्र का सामना वो कैसे करेगा। जितना कुछ भी वेद और निशा ने उसे बताया था उतना काफी नहीं था। आज तक शिवेश ने रुद्र के बारे में जो कुछ भी सुना था उसके हिसाब से रुद्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। रुद्र सदियों से जीता आ रहा था, न जाने कितने साल, कितनी सदियां उसने देखी थी, और रुद्र की लड़ाई भी तो उसके प्यार की लड़ाई थी। वो किसी भी हाल में हेलन को पाना चाहता था। आज शिवेश हेलन से मिलने के लिए रात के वक्त जाने वाला था। ये बात उसके मन में चल रही थी, लेकिन तभी प्रीतम शिवेश को धीरे से कान में फुसफुसाते हुए कहता है, महाराज फिलहाल आप सब भूल जाइए, महाराज विश्वनाथ पधार रहे हैं। लगभग वो महल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, और अगर आप समय रहते उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे तो महारानी रुक्मणी बहुत ज्यादा नाराज हो सकती है। प्रीतम की बात सुनते ही शिवेश तुरंत खड़ा हो जाता है और अब प्रीतम को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए महल के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि उस महल के दरवाजे के बाहर सोने की बग्घी खड़ी है, जिसे देखकर शिवेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहीं सैनिकों ने महंगे कपड़े और कवच पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान से फरिश्ते उतर के आए हों। वो सभी लोग बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहे थे। दरवाजे पर पहुंचने के बाद शिवेश को लगता है कि जैसे महाराज विश्वनाथ का पूरा परिवार ही वहां पर आ गया हो, क्योंकि सैनिकों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। महाराज विश्वनाथ जैसे ही सोने की बग्घी से उतरे, सैनिकों ने उनके ऊपर फूल बरसाना शुरू कर दिए, और कुछ सैनिक उनके हर कदम के नीचे फूल बिछा रहे थे ताकि उनके पांव जमीन पर न रखे जाएं। शिवेश को महाराज विश्वनाथ जैसा अभी तक 16वीं सदी में कोई दिखाई नहीं दिया था। इतना सक्षम तो कोई भी नहीं था। महाराज विश्वनाथ को देखकर भी शिवेश की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक लंबे चौड़े इंसान थे। उनकी उम्र लगभग 65 साल होगी। उसके बावजूद भी आंखों में इतनी चमक, चेहरे पर इतना तेज कि लग रहा था जैसे सच में कोई देवता हो। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट। उनकी मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई भी अगर उन्हें देखे तो वो अपना हर गम, हर दुख भूल जाए। शिवेश ने झुककर महाराज विश्वनाथ को प्रणाम किया। शिवेश के साथ साथ महारानी रुक्मणी भी वहां खड़ी थी। महारानी ने जैसे ही अपना सिर झुकाया, उनके साथ साथ महाराज विश्वनाथ ने भी अपना सिर झुका लिया। उसके बाद अपने हाथों में खूबसूरत से फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए उन्होंने महारानी रुक्मणी के हाथ में थमा दिया। महाराज विश्वनाथ अभी तक बिल्कुल खामोश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, कैसी है महारानी आप, उनकी कड़क और दमदार आवाज ने शिवेश को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। शिवेश को लग रहा था कि महाराज विश्वनाथ जैसा इंसान उसने अपनी जिंदगी में तो कोई नहीं देखा, जो सच में चेहरे से दिखने पर एक फरिश्ते के जैसा दिख रहा था। और वहीं वैदेही शिवेश के पीछे छुपी हुई खड़ी हुई थी। महाराज विश्वनाथ ने वैदेही को देखकर कहा, राजकुमारी वैदेही, आओ हमारे पास, महाराज के पीछे क्यों छुपी हुई हो? इतना सुनते ही वैदेही ने एक कदम सामने की ओर बढ़ा दिया। वैदेही को देखकर महाराज विश्वनाथ ने वैदेही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सच में जितना सुना था तुम उतनी ही खूबसूरत हो। तुम फिक्र मत करना, हम हमेशा तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे जीवन में पिता की कमी पूरी करेंगे। वैदेही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था। महारानी रुक्मणी इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने पूरा महल सिर पर उठा कर रखा था। महाराज विश्वनाथ ने जैसे ही अपना एक कदम और आगे बढ़ाया, सैनिकों ने उन पर फूलों की वर्षा कर दी। तभी शिवेश को अचानक से याद आया कि महाराज विश्वनाथ का परिवार कहाँ है। उसने महाराज विश्वनाथ की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए कहा, महाराज आपके साथ आपका परिवार नहीं नजर आ रहा। मैंने सुना था कि युवराज तपन भी आपके साथ आने वाले हैं, वो कहाँ है? ये सुनते ही महाराज विश्वनाथ ने महल के बाहर की ओर देखा। सारे सैनिक अपने आप एक साइड में हट गए थे। सैनिकों ने रास्ता जैसे खुद से ही छोड़ दिया हो। तभी वहां पर एक घोड़े के दौड़ने की आवाज गूंजने लगती है। शिवेश के साथ साथ वहां मौजूद हर किसी का ध्यान महल के दरवाजे पर था। तब महल के दरवाजे पर एक युवराज घोड़े पर बैठकर महल के अंदर की तरफ आ रहा था। ये और कोई नहीं, तपन है, महाराज विश्वनाथ का बेटा तपन। महाराज विश्वनाथ के पास लाकर अपना घोड़ा खड़ा कर देता है और फिर तुरंत झुकते हुए उन्हें प्रणाम करता है। तपन को देखकर भी शिवेश की आंखें खुली की खुली रह गई थी। लंबी हाइट, बॉडी बनी हुई, चेहरे पर तेज, लंबे काले बाल, भूरी आंखें, बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था। सच में उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी राज्य का युवराज हो तो ऐसा ही हो। महारानी रुक्मणी ने बहुत ही अच्छे भोजन का इंतजाम किया था, लेकिन महाराज विश्वनाथ ने महल में आते ही महारानी रुक्मणी से कह दिया, महारानी रुक्मणी, आज का दिन हम आराम करना चाहते हैं। हम और हमारा बेटा तपन आपसे कल मिलेंगे। महाराज विश्वनाथ की यह बात सुनकर ही महारानी रुक्मणी हैरानी में पड़ गई थी। तभी महारानी ने महाराज से कहा,
अगर ऐसी बात है तो आपको हमारे सैनिक आपका कक्ष दिखा देंगे। आप वहां जाकर आराम कर सकते हैं। हम आपका खाना और आपकी जरूरत का सारा सामान वहीं भिजवा देंगे। महारानी रुक्मणी की बात सुनकर महाराज विश्वनाथ मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपके राज्य में नदी किनारे अपने तंबू लगवा दिए हैं, हम वहीं रुकेंगे। ये सुनकर महारानी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई। इतने बड़े राज्य के महाराज और मामूली से तंबू में रहेंगे? अगर ये बात राज्य के बाहर फैली तो समयपुर राज्य की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। साथ ही महारानी रुक्मणी को खुद भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने घबराते हुए महाराज विश्वनाथ से कहा, महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। विश्वास रखिए, आपकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। अगर आप इस तरह तंबू में जाकर रहेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। महाराज विश्वनाथ की बात सुनकर शिवेश भी बहुत ज्यादा हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े राज्य के महाराज किसी राज्य में जाकर तंबू में रहना पसंद करेंगे। वो उनसे कुछ कहता उससे पहले ही तपन कहता है, माफ कीजिएगा महारानी रुक्मणी, लेकिन पिताजी कभी भी कहीं भी जाते हैं तो वो तंबू में ही रहते हैं। वो किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट देना सही नहीं समझते हैं। हमारे पास हमारी जरूरत का सारा सामान है और आप हमारे भोजन की भी फिक्र मत कीजिएगा। हमारे साथ हमारे सैनिक हैं जो हमारे स्वाद अनुसार हमारा भोजन हमारे लिए बनाते हैं। हमने सैनिकों को तंबू लगवाने के लिए भिजवा दिया है, साथ ही भोजन की भी तैयारी कर दी होगी। आप बस हमें आज्ञा दीजिए, हम फिलहाल यहाँ से जाना चाहते हैं। कल सुबह हम सभी नाश्ते पर मिलेंगे। महारानी खामोशी से तपन को देखे जा रही थी। महारानी रुक्मणी को यकीन नहीं हो रहा था कि पहले तो तपन ने खुद ने महल में रहने के लिए इनकार कर दिया और फिर खुद ही ने दूसरे दिन नाश्ते के लिए खुद को इनवाइट भी कर दिया। ये तो सही था। इस बात पर महारानी रुक्मणी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। फिर भी महारानी ने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ हमारे कुछ सैनिक भी भेज देते हैं जो आपकी मदद करेंगे। ये राज्य आपके लिए नया है। ये सुनते ही महाराज विश्वनाथ कहते हैं, नया कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई है, लेकिन हम यहाँ के लोग और यहाँ की धरती को भली भांति जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर महाराज विश्वनाथ पलट गए। उनके साथ साथ उनके सैनिक और तपन भी महल से जाने लगे। महारानी और उनका परिवार वहीं खड़े होकर हैरानी से देख रहे थे। महारानी, शिवेश, मितांश और वैदेही सबने एक दूसरे को एक नजर देखा और सब अपने अपने कमरे में चले गए। शिवेश तो पहले ही चाहता था कि जल्द से जल्द वो इन सब बातों से फ्री हो और फिर रुद्र और हेलन के बारे में सोचे। आज वो उस जगह जाने वाला था जहाँ उसने हेलन को रखा था। हेलन आज भी कांच की बोतल में बंद थी और उसे उसकी आजादी का इंतजार था। रुद्र हेलन को चाहता था, हेलन को ढूंढ रहा था और जल्द से जल्द वो हेलन तक पहुंचने वाला था। आखिर ऐसी कौन सी जगह है हेलन? कहाँ छुपा के रखा है शिवेश ने हेलन को? क्या रुद्र हेलन को ढूंढ पाएगा? शिवेश अपने राज्य को रुद्र और हेलन से कैसे बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। शिवेश आधी रात में अपने कमरे से निकला था। वो उस जगह जा रहा था जहां उसने हेलन को छुपा कर रखा हुआ था। शिवेश के साथ साथ त्रिशा भी जंगल जाने लगती है। वो बहुत ही समय से एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि शिवेश ने आखिर हेलन को कहाँ छुपा कर रखा है। जंगल में जाने के बाद शिवेश सीधे गुफा के सामने जाता है जहाँ सभी जानवर एक साथ रहते थे। गुफा के बाहर खड़े होकर वो टुक टुक और हरिओम के साथ चीची चिड़िया को भी आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनते ही टुक टुक बाहर आ जाता है। टुक टुक बहुत ज्यादा हैरान था। इतनी रात गए शिवेश का वहाँ होना हैरानी की तो बात थी। टुक टुक कुछ कह पाता उससे पहले ही शिवेश कहता है, देखो मैं जंगल सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि बहुत समय बीत चुका था तुम सबसे मिले। तुम लोगों के हालचाल जानना चाहता हूँ। ये सुनते ही टुक टुक नेवला कहता है, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हो। वैसे आधी रात बीत चुकी है, सभी सो रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराज आपको सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। टुक टुक नेवले की बात सुनकर शिवेश कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जंगल में टहल लेता हूँ, तब तक सुबह भी हो जाएगी। टुक टुक कहता है, महाराज अगर आप जंगल घूमना चाहते हैं तो आप हरिओम चमगादड़ को अपने साथ लेकर जाइए, वो आपका ध्यान रखेगा। इस तरह इस खतरनाक जंगल में घूमना सही नहीं होगा। शिवेश बहुत ही कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में हरिओम चमगादड़ को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। तब शिवेश ने टुक टुक से कहा, देखो हरिओम को भी आराम करने दो, मैं बस एक चक्कर नदी तक लगाकर वापस लौट आऊंगा। वैसे भी बहुत समय से मैं बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ हूँ। जब से महाराज बना हूँ लोग मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं। इसी बहाने कुछ वक्त अकेले भी बिता लूंगा। और तुम तो जानते हो ना कि मेरे साथ सैनिक हैं जो मेरा ध्यान रख सकते हैं। शिवेश के पीछे पीछे उसके साथ 4 सैनिक थे। उन सैनिकों को आगे बढ़ने के बाद शिवेश नदी किनारे ही छोड़ने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे टुक टुक को समझाना था। टुक टुक उसकी बात मान भी गया। उसने शिवेश को जंगल में जाने के लिए अकेला छोड़ दिया। शिवेश सैनिकों के साथ हेलन की गुफा की ओर बढ़ गया। त्रिशा बहुत ज्यादा हैरान थी। शिवेश हेलन की गुफा की ओर बढ़ रहा था। तभी त्रिशा ने शिवेश से कहा, तुम हेलन की गुफा की ओर क्यों जा रहे हो? आखिर बात क्या है? अभी तक शिवेश ने त्रिशा को कुछ भी नहीं बताया था कि वो इतनी रात को जंगल क्यों आया। त्रिशा को भी यही लग रहा था कि वो जानवरों से मिलने आया है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही शिवेश ने अपना रास्ता हेलन की गुफा की तरफ किया, त्रिशा को कहीं न कहीं शिवेश के ऊपर ये शक हो गया था कि कुछ तो है जो शिवेश ने उसे बताया नहीं। शिवेश नदी किनारे पहुंचकर अपने सैनिकों को रोक देता है। हालांकि सैनिक इस बात से बहुत चिंतित थे कि आगे आने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है और शिवेश अकेले ही उस रास्ते पर चलने वाला है। लेकिन अपने महाराज की बात मानना भी उनका फर्ज था। उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए शिवांश से कहा, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन आपका अकेले जाना सही नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमें आपके साथ रहने दीजिए। शिवेश जानता था कि वो चारों सैनिक वफादार हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिस वजह से शिवेश का विश्वास सब पर से उठ गया था। शिवेश के सैनिक तब कहाँ थे जब राज्य में चोरियां हो रही थी, लोगों के साथ गलत बर्ताव हो रहे थे, फैक्ट्री बंद होने के कगार पर आ रही थी। तब उन सैनिकों ने शिवेश को इन बातों की खबर क्यों नहीं दी? वहीं इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो शिवेश को पता चलनी चाहिए। तब उसके वफादार सैनिक क्यों सो रहे थे? इस बात से शिवेश उन सबसे बहुत ज्यादा नाराज था। सैनिक भी ये बात जानते थे कि उनका महाराज उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। इसलिए उनमें से एक सैनिक आगे निकलकर शिवेश से कहता है,
हम जानते हैं महाराज, आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन सच में किसी ने हमें भी खबर नहीं होने दी कि क्या हो रहा है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिलहाल हमसे ये मत कहिए कि हम आगे आने वाले रास्ते पर आपको अकेला छोड़ दें। शिवेश ने गुस्से में कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो तुम्हें आदेश दिया गया है तुम उसको निभाओ। आगे मैं अकेला ही जाऊंगा, और अगर मुझे कोई समस्या आती है तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। तुम लोग पहुंच जाना, और सुबह तक अगर मैं नहीं आया तो महल में जाकर ये बता देना कि मैं जंगल शिकार करने आया हूँ, ताकि माँ ज्यादा परेशान ना हो। साथ ही उन्हें यह भी कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वरना ये सुनकर कि मैं जंगल में हूँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकती है। बेचारे सैनिक कर भी कह सकते थे, उनको अपने महाराज की बात माननी ही थी, और उन्होंने मानी भी। वो सैनिक अलर्ट होते हुए वहीं खड़े हो गए और शिवेश को जाता हुआ देखने लगे। वैसे शिवेश अकेला नहीं था, उसके साथ तृषा थी। तृषा के साथ शिवेश बिंदास बात कर पाए, इसलिए शिवेश ने सैनिकों को दूर ही खड़ा कर दिया था। शिवेश और तृषा हेलन की गुफा की ओर बढ़ गए थे। तृषा बहुत ही आश्चर्य में थी। अगर वो रूह नहीं होती और खुद ही शिवेश के साथ नहीं चल रही होती तो शायद शिवेश तृषा को भी अपने साथ वहां लेकर नहीं आता, लेकिन तृषा को रोकना शिवेश के बस में इस वक्त नहीं था, इसलिए शिवेश कुछ कर भी नहीं सकता था। हेलन की गुफा में पहुंचने के बाद शिवेश ने देखा कि वो गुफा पूरी तरह से खाली थी। तृषा भी चारों तरफ उस गुफा में घूम कर देख रही थी। तृषा को वो मंजर याद आ गया था जब हेलन ने उसे वहां पर कैद किया था। तृषा की आंखें नम हो गई थी। तृषा को यकीन नहीं हो रहा था कि उस जगह पर किस्मत उसे दोबारा लेकर आई है। किस्मत क्या, उस जगह पर उसे शिवेश वापस लेकर आया है। तभी तृषा शिवेश से कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आखिर यहाँ आने का मतलब क्या है। शिवेश गुफा में इधर उधर देखते हुए कहता है, तुम जानती हो ना, वेद और निशा ने हमें अभी अभी बताया है कि रुद्र लौट कर आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि रुद्र जब समय पूरा आएगा तो वो कहाँ पर आएगा? तृषा ये सुनकर सोच में पड़ गई। तब शिवेश तृषा की आवाज न सुनते हुए कहता है, इतना सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं श्योर हूँ रुद्र जब भी समय पूरा आएगा तब वो यही हेलन की गुफा में ही आएगा। वो सबसे पहले हेलन को यहाँ पर ढूंढेगा। तब तृषा हंसते हुए कहती है और तुम्हें क्या लगता है कि अभी तक रुद्र ने हेलन को नहीं ढूंढा होगा, हेलन के बारे में पता नहीं लगाया होगा? जिस तरह तृषा हंसी थी उसी तरह शिवेश भी हंसते हुए कहता है, मैडम जी, मुझे लगता है कि रुद्र ने अभी तक हेलन को ढूंढ भी लिया होगा और उसके बारे में पता भी लगा लिया होगा। वो रुद्र है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस बार उसका पंगा मुझसे बड़ा है। तृषा कहती है, अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो बताइए, क्या राज छुपा रखे हैं आपने इस गुफा में? शिवेश हंसते हुए कहता है, तुम कहती थी ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और यहाँ तो ना जाने कितने चमगादड़ हैं, कितने पंछी हैं, और जो राज मैंने तुम्हें समयपुर के महल में नहीं बताया वो मैं यहाँ तुम्हें बताऊंगा। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शिवेश की बात खत्म होते ही तृषा कहती है, हाँ हाँ, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, तुम तो तुम ही हो ना, तुम्हें कहाँ किसी और के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है? तुम्हें वही सही लगता है जो तुम करते हो, यहाँ तक कि तुम अब मेरे साथ भी अपने राज रखने लगे हो, मुझसे भी बातें छुपाने लगे हो। शिवेश के पास तृषा की इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने तृषा को हेलन के बारे में बस इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से तृषा किसी मुसीबत में फंसे। रुद्र तृषा के साथ भी बहुत कुछ गलत कर सकता था, इसलिए शिवेश ने हेलन का राज सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखा था। हेलन की गुफा का पूरी तरह से जायजा लेने के बाद शिवेश ने एक लंबी सांस ली और फिर तृषा को कांच के टुकड़े से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम जानती हो यहाँ रुद्र आकर जा चुका है। ये सुनते ही तृषा के होश उड़ जाते हैं। रुद्र गुफा में आकर जा चुका था, मतलब कि रुद्र समयपुर आ चुका था और अभी भी समयपुर में शांति थी, ये बड़ी बात थी। तभी तृषा हैरानी से शिवेश को देखते हुए कहती है, ये कैसे कह सकते हो तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? शिवेश मुस्कुराते हुए तृषा से कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। रुद्र अपनी विशाल फौज के साथ यहाँ आया था, उसने हेलन को ढूंढा और हेलन उसे नहीं मिली, फिर निराश होकर वो यहाँ से चला गया। अब तुम पूछोगे कि वो समयपुर क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब भी मेरे पास है। इतना कहने के बाद शिवेश ने एक लंबी सांस ली और कहना जारी रखा, समयपुर वो जल्द से जल्द आने वाला है, समयपुर पर हमला भी करने वाला है, लेकिन इन सबसे पहले वो हेलन को ढूंढना चाहता है। अब तुम इतना जान लो कि जब तक रुद्र को हेलन नहीं मिलती तब तक हम सब सुरक्षित हैं, समयपुर सुरक्षित है। हमें किसी भी तरह से इस बात का ध्यान रखना है कि रुद्र को हेलन नहीं मिलनी चाहिए, बस। इतना कहने के बाद शिवेश फिर से गुफा के बाहर आ गया। तृषा अभी तक समझ नहीं पाई थी कि गुफा में शिवेश ने ऐसा क्या देखा जो उसे समझ में आया कि रुद्र गुफा में गया था, रुद्र हेलन को ढूंढ रहा है। तब शिवेश मुस्कुराते हुए टिमटिम पर बैठ गया और फिर उसने तृषा से कहा, तुम्हारे मन में चल रहे सवालों के बारे में मैं जानता हूँ, तुम बस इतना जान लो कि अभी अभी मैंने जो देखा उसे देखकर मैं इस बात का अंदाजा लगा चुका हूँ कि रुद्र जरूर उस गुफा में आकर गया है। तृषा जानना चाहती थी कि शिवेश ने ऐसा क्या देखा। तब तृषा ने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने ऐसा क्या देखा तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हेलन तक ठीक है, मत बताओ मुझे कि हेलन कहाँ है, लेकिन ये तो बताओ कि इस गुफा में ऐसा क्या देखा तुमने जिसकी वजह से तुम्हें पता चला कि रुद्र समयपुर के बहुत करीब है। तृषा की बात सुनकर शिवेश टिमटिम को वापस समयपुर की ओर दौड़ाने लगता है और समयपुर के रास्ते में वो तृषा से कहता है, देखो, तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि जब हेलन को कैद करके हमने उसकी गुफा में आग लगाई थी तो मैंने कुछ ऐसे निशान छोड़े थे जो मुझे उस गुफा में किसी के भी आने का संकेत दे सकते थे, और वही हुआ। जब रुद्र हेलन की गुफा में आया तो जलने की वजह से काली हुई गुफा में उसके पैरों के निशान बन गए, और जाते वक्त भी उसके पैरों के निशान बने हुए हैं। पैरों के निशान सिर्फ रुद्र के नहीं है और भी बहुत सारे कीड़ों या जानवरों के हैं। इसका मतलब साफ है कि रुद्र अपनी विशाल सेना के साथ इस गुफा में आया था। तृषा जानती थी कि शिवेश कुछ तो उससे छुपा रहा है, सिर्फ पैरों के निशान ही सबूत काफी नहीं था। तब तृषा ने शिवेश से कहा, अगर अभी तुमने मुझे सच नहीं बताया तो अच्छा नहीं होगा, और अगर मैं नाराज हो गई तो बहुत बुरा होगा। ये बात तुम अच्छे से जानते हो, तो मुझे बताओ कि पैरों के निशान तो ठीक ही हैं, उसके अलावा तुमने गुफा में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम्हारे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे? इतना कहने के बाद तृषा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस गुफा में परेशान होते हुए देखा था और तुम अभी बहुत नॉर्मल बात कर रही हो, तो पहले मुझे ये बताओ कि वो परेशानी की बात क्या थी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था, आखिर ऐसा क्या देखा तुमने? ऐसा क्या देखा था शिवेश ने जो उसकी परेशानी का कारण बना हुआ था, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था? शिवेश ये तो पहले ही जानता था कि रुद्र गुफा में आ चुका है, फिर शिवेश किस बात से परेशान था, जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।
गुफा में शिवेश ने ऐसा क्या देखा था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। त्रिशा बेसब्री से यह बात जानना चाह रही थी और शिवेश किसी भी हाल में त्रिशा को बताना नहीं चाहता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि त्रिशा ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लिए हैं। अगर उसने त्रिशा को नहीं बताया तो त्रिशा के सवालों का जवाब उसके लिए देना बहुत मुश्किल होगा। त्रिशा इतनी जिद्दी लड़की है कि जब तक शिवेश उसे सब सच नहीं बता देगा वो मानने वाली नहीं थी। तभी शिवेश ने बात को घुमा फिराते हुए कहा, उस गुफा में मैंने जो देखा वो ये है कि रुद्र सच में कोई आम इंसान नहीं है। उसकी ताकत का सामना करने के लिए हम सबको बहुत सही तरीके से प्लानिंग करनी होगी। हमारी प्लानिंग में कोई एक भी चूक होती है तो रुद्र सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये बात त्रिशा पहले से जानती थी और त्रिशा ये भी जानती थी कि शिवेश भी इस बात को भली भांति जानता है। इसमें नया क्या है, त्रिशा ये सोचने लगती है। फिलहाल शिवेश और त्रिशा गुफा से निकल गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए जानवरों से मिलकर वो लोग महल वापस लौट आए थे। महल आने के बाद में शिवेश को ऐसा लगा कि कुछ तो है जो अलग है, महल में कुछ तो हो रहा है। ये सब सोचते हुए जैसे ही वो महारानी रुक्मणी से मिलने उनके कमरे में गया तो उसने वहां महारानी और मितांश को आपस में बात करते हुए सुना। महारानी मितांश से कह रही थी, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी कुछ सोचती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब मितांश महारानी से कहता है, क्या ठीक हो जाएगा माँ, आप बताओ क्या ठीक हो जाएगा। आखिर बड़े भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उनसे बात करो, उन्हें समझाओ। तभी महारानी रुक्मणी कहती है, मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी। अब तुम्हारा बड़ा भाई कोई आम इंसान तो है नहीं, वो राज्य का राजा है, वो महाराज है। उससे बात करना, उससे मिलना, हर एक चीज का एक सही समय होता है। पिछले कई दिनों से वो बहुत ज्यादा व्यस्त है। इतना कहकर महारानी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, तुम खुद जानते हो कि समयपुर को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई ने इतनी मेहनत की थी। वो कुछ दिनों में कितना पीछे हो गया है। कितनी सारी समस्याओं का सामना हमारे राज्य के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाकर शिवांश की मदद करनी चाहिए। इस बात पर मितांश कहता है, माँ मैं वही तो करना चाहता हूँ, लेकिन भाई मुझे बार बार अपने से दूर कर देते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, क्यों वो मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, अपने साथ चलने नहीं देते हैं, अपनी किसी भी प्लानिंग में मुझे शामिल नहीं करते हैं। उनके मन में क्या है माँ। ये सुनते ही शिवेश महारानी रुक्मणी के कमरे में कदम रखते हुए कहता है, मेरे मन में कुछ नहीं है मितांश, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि फिलहाल तुम्हें अपनी आने वाली नई जिंदगी पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम पिता बनने वाले हो, तुम्हें समीक्षा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। ये सुनते ही मितांश कहता है, लेकिन भाई आज हमारा राज्य इतनी बड़ी मुसीबत में है, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। मितांश की ये बात सुनकर शिवेश सोच में पड़ जाता है। शिवेश मुंह बनाते हुए मितांश को ऐसे जताता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और कहता है, बताओ कैसी मुसीबत, क्या हुआ है। मितांश बड़ी बड़ी आंखें करके शिवेश को हैरानी से देखते हुए कहता है, आप नहीं जानते, ईश्वर धाम हम पर हमला करने वाला है। शिवेश कुछ देर खामोश रहता है। उसे लगा था कि यह बात मितांश खुद से तो उसे कभी बताने वाला ही नहीं था। फिर अचानक से मितांश ईश्वर धाम के बारे में कैसे बात कर रहा था। मितांश आश्चर्य से शिवेश को देख रहा था। शिवेश अपनी ही सोच में गुम था। तभी मितांश तेज आवाज में कहता है, बड़े भाई बताइए, क्या आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया कि ईश्वर धाम समयपुर पर हमला करने वाला है। ये सुनकर शिवेश मुस्कुराते हुए मितांश की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। शिवेश ने जैसे ही ये कहा कि तभी मितांश शिवेश से कहता है, देखिए बड़े भाई, किसी ने सीताराम को भी अगवा कर लिया है। सीताराम की कोई खबर नहीं है, महल में कुछ भी सही नहीं हो रहा, और तो और विश्वनाथ जी और उनका बेटा तपन नदी किनारे तंबू में रह रहे हैं। अगर किसी ने हमला किया तो सबसे पहले इसकी खबर उन्हें मिलेगी। हम लोग चाहते हैं कि वो वहां से तंबू हटाकर महल में आकर रहे, लेकिन उन्हें मनाए कैसे, उन्हें समझाएं कैसे। शिवेश कड़क आवाज में कहता है, हम लोगों को उन्हें मनाने समझाने की जरूरत नहीं है। नदी किनारे रहने का उनका अपना फैसला है, जो कुछ भी होगा वो लोग देख लेंगे। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही महारानी रुक्मणी बीच में कहती है, मुझे लगता है कि मितांश की बात सही है, हमें कैसे भी करके उन्हें समझाकर महल लेकर आना चाहिए। शिवेश एक नजर महारानी रुक्मणी को देखकर कहता है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें, मैं एक बार खुद वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल शिवेश के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। शिवेश ने जैसे ही ये कहा, वैदेही भी महारानी रुक्मणी के कमरे के दरवाजे से कहती है, बड़े भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी महारानी रुक्मणी कहती है, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती। ये सुनते ही वैदेही उदास होते हुए शिवेश से कहती है, भाई मुझे भी आपके साथ चलना है, माँ को समझाइए ना। शिवेश माँ बेटी के बीच में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने महारानी रुक्मणी की ओर देखकर कहा, माँ मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वैदेही को इग्नोर करते हुए वहां से निकल गया। वैदेही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवेश को जाता हुआ देखती है और मुंह बनाते हुए एक बार महारानी रुक्मणी को देखकर वहां से पांव पटकते हुए चली जाती है। शिवेश को समझ नहीं आ रहा था कि वैदेही अचानक से इतना कैसे बदल सकती है। उसका ध्यान तपन की तरफ इतना क्यों है, महाराज विश्वनाथ से मिलने के लिए वो इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। अब प्रीतम का क्या होगा, या प्रीतम और उसके प्यार का क्या यहीं तक का किस्सा था। ये सब बातें शिवेश के मन में चल रही थी। तभी उसे त्रिशा की आवाज सुनाई देती है। त्रिशा शिवेश से कान में फुसफुसा कर कहती है, इतना भी मत सोचो, जहाँ तक मैं जानती हूँ वैदेही सिर्फ प्रीतम को जलाने के लिए सब कर रही है। वैदेही चाहती है कि प्रीतम सामने से आए और उसे एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करे और हर सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे को अपना लें। त्रिशा की बात सुनकर शिवेश कहता है, और मुझे लगता है कि वैदेही जो कह रही है उसके बाद प्रीतम बिना किसी को बताए समयपुर से ही गायब हो जाएगा। प्रीतम वैदेही को किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सामने से आकर अपने प्यार का इजहार करना या अपने प्यार को एक्सेप्ट करना प्रीतम के बस की बात नहीं है। फिलहाल प्रीतम और वैदेही के अलावा शिवेश के पास एक बड़ा टॉपिक था, मितांश। मितांश ने आज महारानी रुक्मणी के साथ जो कुछ भी बातें की थी वो शिवेश ने सुन ली थी। शिवेश समझ गया था कि मितांश महारानी रुक्मणी को अपने विश्वास में लेना चाहता है, लेकिन इस बात से शिवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शिवेश फिलहाल समयपुर का राजा है, महाराज है और उसके पास करने के लिए बहुत से काम थे। इसलिए वो अपने कमरे से निकलकर महाराज विश्वनाथ और तपन से मिलने के लिए नदी किनारे उनके बने हुए तंबू की ओर बढ़ जाता है। शिवेश अपने 15 सैनिकों के साथ तंबू की तरफ बढ़ा था।
जब शिवेश नदी किनारे पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वहां पर एक छोटा सा गांव बना दिया गया हो। इतनी जल्दी इतना सब कुछ शिवेश देखकर हैरान था। वहां पर लगभग 8 से 10 तंबू बंधे हुए थे। एक जगह पर खाना भी बन रहा था। कुछ औरतें भी थी, कुछ बच्चे भी थे। वो सब देखकर शिवेश को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है। शिवेश ने महाराजा विश्वनाथ के सैनिक को खबर पहुंचा दी थी कि वो आया है और उसे महाराज विश्वनाथ से मिलना है। शिवेश लगभग 20 से 25 मिनट तक उनका इंतजार करता रहा। शिवेश के साथ वहां रुद्राक्ष के रूप में प्रीतम भी गया था। रुद्राक्ष और शिवेश दोनों ही तंबू के बाहर खड़े होकर महाराज विश्वनाथ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। किसी भी राज्य के राजा को इतना इंतजार करना सही नहीं। ये बात महाराज विश्वनाथ खुद बहुत अच्छे से जानते होंगे। शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो महाराज विश्वनाथ उसे इतना इंतजार करवा रहे हैं। तभी अंदर से एक सैनिक आया और उसने शिवेश को अंदर आने के लिए कहा। शिवेश के पीछे पीछे रुद्राक्ष ने भी अपने कदम बढ़ा दिए। दूसरे सैनिक ने रुद्राक्ष को वहीं रोक दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अंदर सिर्फ महाराज शिवांश ही जा सकते हैं और कोई नहीं। ये सुनते ही शिवांश के कदम भी वहां रुक गए थे। उसने फिर प्रीतम को देखकर आंखों का इशारा करके वहीं रुकने के लिए कहा। प्रीतम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि शिवेश अकेले अंदर जा रहा है। महाराज विश्वनाथ खुद क्यों नहीं बाहर आए और 20 से 25 मिनट तक वो क्या कर रहे थे? उन्हें इतना इंतजार क्यों करवाया? कहीं ना कहीं शिवेश को भी बहुत अजीब लग रहा था। तभी धीरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। त्रिशा शिवेश के कान में फुसफुसा कर कहती है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने वाली क्या बात है? ये लोग प्रीतम को रोक सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। त्रिशा की इस बात का शिवेश जवाब तो नहीं दे सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वैसे भी वो डरा हुआ नहीं था, वो बस इस सोच में था कि आखिर बात क्या है। वहीं शिवेश को ये सोचकर भी हंसी आ रही थी कि अगर बाय चांस शिवेश के साथ किसी ने कुछ गलत किया तो भी त्रिशा क्या कर लेगी? वो तो किसी को छू भी नहीं सकती थी। ये सोचकर शिवेश को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। फिलहाल उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और महाराज विश्वनाथ के तंबू में चला गया। उस तंबू के अंदर जाते ही शिवेश की आंखें खुली की खुली रह गई। तंबू अंदर से इतना बड़ा लग रहा था और बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही सुंदर। उस तंबू को देखकर शिवेश के मन में ख्याल आया कि सच में ये कितना सुंदर है। ये सुविधा तो हम महाराज को महल में भी उपलब्ध नहीं करा सकते थे, और जब उनके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं तो वो क्यों किसी के महल में जाकर रहेंगे? जब शिवेश ये सब सोच रहा था तभी उसे महाराज विश्वनाथ की आवाज आती है, जो तंबू के अंदर बने एक छोटे से तंबू से बाहर निकलते हुए शिवेश से कहते हैं, आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारी छोटी सी दुनिया में। महाराज विश्वनाथ की आवाज सुनते ही उनकी तरफ पलटकर शिवेश ने पहले उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम का जवाब देते हुए महाराज विश्वनाथ ने भी अपना सिर झुकाया और फिर इशारा करके शिवेश को वहां मौजूद एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। शिवेश भी उनका इशारा मिलते ही उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता है। महाराज विश्वनाथ उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, बताइए महाराज, आपका कैसे आना हुआ, क्या बात है? तब शिवेश महाराज विश्वनाथ से कहता है, हम महल में आपको किसी भी तरह की कोई कमी का एहसास नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें मौका दें कि हम आपकी मेहमान नवाजी कर पाएं। शिवेश की बात सुनकर महाराज विश्वनाथ जोर जोर से हंसने लग गए। उनकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। शिवेश को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो या उसे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए था। ये सोचते हुए शिवेश मन में कहता है, अरे बस भी कर बुड्ढे, कितना हंसेगा, मैंने कोई बहुत बड़ा जोक नहीं मारा। शिवेश के मन से निकली हुई आवाज महाराज विश्वनाथ के कानों तक चली गई। अचानक से ही उन्होंने हंसना बंद कर दिया। हालांकि ये आवाज युवराज शिवांश की थी। युवराज शिवांश शिवेश को समझाना चाह रहा था कि इस बुड्ढे को ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है, बस करो और इसे यहाँ से रवाना करो। क्यों महाराज विश्वनाथ शिवेश की मामूली सी बात सुनकर इतना हंस रहे थे? वहीं शिवांश महाराज विश्वनाथ को क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था? वो क्यों शिवेश को वहां से जाने से मना कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंचे। महाराज विश्वनाथ जैसे तेजस्वी व्यक्ति को लगातार हंसता देखकर शिवेश को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो महाराज को तेज आवाज में कह दे, बस करो महाराज, बस करो, अपना ये पागलपन बंद करो। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जो आप इतनी जोर जोर से पागलों की तरह हंसो। लेकिन शिवेश ऐसा कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो समयपुर का महाराज था और उसे अपने राज्य की गरिमा बनाए रखनी थी। फिर भी धीमी आवाज में शिवेश ने महाराज की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है, आपकी हंसी का कारण? ये सुनते ही महाराज विश्वनाथ अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं, आप हमसे हमारे ही राज्य में मेहमान नवाजी करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हंसी तो आएगी ना। महाराज विश्वनाथ की बात ने शिवेश को हक्का बक्का कर दिया था। समयपुर का महाराज शिवेश था, फिर किस हक से महाराज विश्वनाथ शिवेश से कह रहे थे कि समयपुर उनका राज्य है? शिवेश बस खामोशी से महाराज विश्वनाथ को देखे जा रहा था। तब महाराज विश्वनाथ ने फिर से हंसते हुए शिवेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता हमारे करीबी दोस्त थे। उन्होंने कभी हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि समयपुर हमारा राज्य नहीं है। हमने हमेशा समयपुर को अपना ही समझा है। ये सुनते ही शिवेश ने एक चैन की सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, समयपुर आपका ही है। जिस तरह पिताजी ने आपको समयपुर पर हक दिया था, वो हक आज भी आपका ही है। इतना कहने के बाद शिवेश ने इधर उधर देखकर महाराज से कहा, युवराज तपन नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? महाराज विश्वनाथ हंसते हुए कहते हैं, महाराज शिवांश, युवराज तपन को शिकार करने का बहुत शौक है। वो जब कभी भी जहाँ भी जाते हैं उस राज्य के आसपास के जंगल में उन्हें घूमना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज सुबह सुबह ही वो शिकार पर चले गए। शिकार पर निकल गए? ऐसे कैसे शिकार पर निकल गए? शिवेश के मन में से तुरंत ही आवाज आई। तब शिवेश ने हैरानी से कहा,
लेकिन महाराज, शिकार पर यूं ही तो नहीं जाया जा सकता है। पिछली बार जब मैं पिताजी के साथ शिकार पर गया था तो लगभग हमने महीना भर पहले से तैयारी की थी और 15 दिन का हमारा सफर था। तब महाराज विश्वनाथ कहते हैं, महाराज शिवांश परेशान मत होइए, युवराज तपन कहीं ज्यादा दूर नहीं, बस पास ही के जंगल में शिकार पर गए हैं, महल के पीछे जो जंगल है वहाँ पर। ये सुनते ही शिवेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि महल के पीछे जो जंगल है वहाँ पर जो जानवर है वो इंसान की योनि में थे और वो सब शिवेश के दोस्त भी हैं। शिवेश को तुरंत याद आ जाता है कि वहाँ मौजूद सभी जानवर 500 साल से जीवित हैं। वो लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक कोई उनका शिकार नहीं करता या उन्हें मार नहीं देता। अपनी मौत उन्हें नहीं मार सकती, इसलिए वो छुप छुप कर रहते थे। वहीं अगर तपन ने उन्हें देख लिया और उनका शिकार किया तो उनमें से कोई न कोई आज अपनी जान गंवा देगा। ये सोचते हुए शिवेश तेज कदमों से महाराज विश्वनाथ को बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। बाहर रुद्राक्ष शिवेश को इस तरह तेजी से आता हुआ देखकर घबरा जाता है। रुद्राक्ष को लगता है कि न जाने तंबू के अंदर ऐसा क्या हुआ जो शिवेश इतना परेशान है। शिवेश तुरंत ही बाहर आकर अपने घोड़े पर बैठता है। इस तरह शिवेश को बाहर जाता देखकर महाराज विश्वनाथ भी शिवेश के पीछे पीछे बाहर तक आ गए थे। शिवेश रुद्राक्ष को गुस्से में कहता है, जल्दी चलो या फिर यहीं खड़े होकर देखते रहोगे। रुद्राक्ष शिवेश की बात सुनते ही अपने घोड़े लकी पर चढ़कर बैठता है। रुद्राक्ष कुछ समझ पाता है उससे पहले ही शिवेश अपना घोड़ा दौड़ाने लगता है और महल ना जाते हुए वो महल के पीछे जंगल की ओर जाने लगता है। रुद्राक्ष के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो भी शिवेश के पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में जाने के बाद शिवेश सीधा उन जानवरों की गुफा के बाहर गया जहाँ वो लोग रहते थे। शिवेश को बाहर इतनी आसानी से वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। पिछली बार की तरह शिवेश जोर जोर से आवाज लगाते हुए टुक टुक नेवले को बुलाता है। टुक टुक, तुम यहीं कहीं हो? टुक टुक, हरिओम, चीची, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? शिवेश की आवाज सुनते ही वहाँ पर टुक टुक आ जाता है। टुक टुक शिवेश को इस तरह जंगल में फिर से देखकर बहुत हैरान था। शिवेश को देखकर टुक टुक कुछ कहता उससे पहले ही शिवेश कहता है, क्या तुमने जंगल में किसी को देखा? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब लोग गुफा में ही है ना, कोई बाहर तो नहीं है? टुक टुक को समझ में नहीं आ रहा था कि 3-4 सवालों में से वो पहले कौन से सवाल का जवाब दे। फिर वो कूदकर शिवेश के कंधे पर आकर बैठते हुए कहता है, महाराज क्या बात है, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? ये सुनकर शिवेश टुक टुक से तेज आवाज में कहता है, तुम बस इतना बताओ कि बाकी सब कहाँ हैं? तब टुक टुक कहता है, बाकी सब तो अपने अपने भोजन का बंदोबस्त करने गए हैं। आप तो जानते हैं ना, इस समय सब जंगल में घूमते रहते हैं। ये सुनकर शिवेश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। शिवेश को सबसे पहले तपन को ढूंढना था, लेकिन उसे लगा था कि अगर सारे जानवर गुफा में होंगे तो तपन के सामने उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सभी पूरे जंगल में फैले हुए थे। टुक टुक फिर से शिवेश से कहता है, क्या बात है महाराज, बताइए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ये सुनते ही शिवेश टुक टुक से कहता है, क्या तुम सभी जानवरों को जल्द से जल्द गुफा में बुला सकते हो? क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा सिग्नल है जिसे मिलते ही सब जंगल की ओर आ जाए? टुक टुक कुछ देर खामोश रहता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्यों, बात क्या है, पहले आप ये तो बताइए। तब शिवेश टुक टुक से कहता है, देखो जंगल में शिकारी आ गए हैं, मैं उन शिकारियों को ढूंढने में और उनको सबक सिखाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बेहतर है कि अगर तुम सब गुफा में आ जाओ और अपने आप को छुपा लो। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी कोई भी तकलीफ पहुंचे या तुम में से कोई भी उनका शिकार बने। टुक टुक अभी तक समझ गया था कि शिवेश क्या कहना चाह रहा है। वो ये सुनकर बहुत घबरा गया था, क्योंकि उसके लिए भी इतना आसान नहीं था सारे जानवरों को एक साथ बुला कर लाना। कुछ देर टुक टुक सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ चीची चिड़िया आ जाती है। चीची चिड़िया को देखकर टुक टुक बहुत खुश होते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम ही हो जो हम सबकी रक्षा कर सकती हो। टुक टुक की बात सुनकर चीची चिड़िया हैरान थी। चिड़िया तो वहाँ शिवेश की आवाज सुनकर आई थी, उसने अभी तक शिवेश को देखकर उसे प्रणाम तक नहीं किया था। तब चीची चिड़िया चिढ़ते हुए टुक टुक से कहती है, अरे पगले, पहले महाराज को प्रणाम तो करने दे। ये सुनकर टुक टुक कहता है, प्रणाम तो तुम करती रहना, पहले जाओ और जंगल के सभी वासियों को बुलाकर लाओ। ये सुनते ही चीची चिड़िया गुस्से में कहती है, क्यों भला, मैं क्यों बुलाकर लाऊं? टुक टुक कुछ कह पाता उससे पहले शिवेश कहता है, देखो समझने की कोशिश करो, जल्द से जल्द तुम सबको गुफा के अंदर आना होगा, जंगल में शिकारी है। ये सुनकर चीची चिड़िया ऐसे करती है जैसे उसे चक्कर आ गया हो। उसने उड़ना बंद कर दिया था और एकदम से जमीन पर गिरने लगती है, और जैसे ही जमीन के करीब पहुंचती है वो फिर से अपने आप को संभालते हुए उड़कर शिवेश के मुंह के सामने जाकर कहती है, क्या बात कर रहे हैं महाराज आप, जंगल में शिकारी? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, सालों साल पहले कुछ शिकारी आए थे जिन्होंने। चीची चिड़िया ने इतना ही कहा था। तभी शिवेश कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उन शिकारियों ने, क्या नाम है उसका, उस शेर के बच्चे का, उफ जो भी हो जाने दो, उसकी माँ को मार दिया था ना। लेकिन फिलहाल हमारे पास इन सब बातों के बारे में बात करने का ज्यादा समय नहीं है। तुम बताओ कि तुम सबको एक साथ कैसे बुला सकती हो, इस बात का संकेत देते हुए कि वो सब खतरे में है। ये सुनते ही चीची चिड़िया इतराते हुए कहती है, ओह महाराज, आपने अभी मेरे बारे में जाना तक नहीं, छोटी सी हूँ लेकिन बहुत काम की हूँ। इतना कहकर वो आसमान में तेज उड़ते हुए ऊपर जाती है और अपनी अलग ही आवाज लगाकर गोल गोल उड़ने लगती है। चीची चिड़िया की ये आवाज शिवेश ने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन टुक टुक ने सुनी थी। वो जानता था कि जब कभी भी सभी को एक साथ बुलाना होता था तो चीची चिड़िया इसी तरह से बर्ताव करती थी। चीची चिड़िया जब आसमान में तेजी से गोल गोल घूम के इस तरह की आवाज निकालती थी तब जंगलवासी समझ जाते थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है। अपने आप को बचाते बचाते वो लोग गुफा की ओर आ जाते थे। चीची चिड़िया की यह हरकत देखकर शिवेश हैरान था और खुश भी। शिवेश को पूरा यकीन था कि उसकी कोशिश जरूर काम करेगी। तभी टुक टुक शिवेश से कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शिवेश चीची चिड़िया की ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी टुक टुक कहता है, आप शिकारी को ही क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? मुझे लगता है कि आपको यहाँ आने से पहले शिकारी को रोकना चाहिए था। तब शिवेश धीमी आवाज में कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति शिकार पर आया है वो राजकुमार तपन है, जिसका रिश्ता वैदेही के लिए आया है, और मैं नहीं चाहता कि इस जंगल की बात चारों ओर फैल जाए। अगर मैं उसे शिकार करने से रोकूंगा तो बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हम किसी भी महाराज युवराज को शिकार करने से नहीं रोक सकते, और तपन को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नाराज हो गया या उसके पिता नाराज हो गए तो फिलहाल किसी नई मुसीबत को मैं मोल नहीं लेना चाहता। तब टुक टुक हंसते हुए कहता है, महाराज आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी किसी से डर जाओ, ये सोचा नहीं था। शिवेश टुक टुक की इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो चुपचाप खामोश खड़ा हो गया,
क्योंकि डरता तो शिवेश किसी से नहीं था, लेकिन हर समस्या का हल बेवकूफ होकर लड़ना ही नहीं होता। कुछ समस्याएं समझदारी से भी सुलझानी पड़ती है। अभी तक वहां कोई भी जानवर नहीं आया था। चीची चिड़िया को शिवेश इशारे से नीचे बुलाते हुए कहता है, तुम्हारी ट्रिक काम भी कर रही है या नहीं? सब लोग आएंगे या नहीं? तब चीची चिड़िया हंसते हुए कहती है, आप बस रुकिए, कुछ ही देर में सब लोग यहाँ आ जाएंगे। वो लोग बिना आवाज किए आएंगे, क्योंकि अगर आवाज करके जल्दी जल्दी सब लोग आए तो उनके और हमारे यहाँ होने की खबर बाहर के लोगों को जल्दी पड़ जाएगी। 5 मिनट हुए थे और सच में एक एक करके वहां सभी जानवर आने लगे। सब बहुत हैरानी से शिवेश को देख रहे थे, लेकिन टुकटुक ने सबके आते ही सबको गुफा के अंदर जाने के लिए कह दिया था। एक एक करके सब गुफा के अंदर जा रहे थे। शिवेश खड़े होकर सबको देख रहा था। जैसे ही जानवरों ने आना शुरू कर दिया था, शिवेश ने चैन की सांस ली। उसे लगा था कि फाइनली उसने उन सबको बचा लिया, क्योंकि शिवेश ये भी अच्छे से जानता था कि तपन के पास तीर है और तपन निशानेबाजी में बहुत ही माहिर है। ये बात उसे बहुत पहले से ही पता थी। जब वो कनीपुर गया था तब एक राहगीर ने बताया था कि युवराज तपन ने कुछ दिन पहले एक हिरण का शिकार किया है। एक बार तपन की नजर किसी जानवर पर पड़ जाए तो वो उससे नहीं बच सकता। अब वक्त आ गया था गुफा का दरवाजा लगाने का। शिवेश खुद भी उस गुफा में जाने वाला था, क्योंकि वो उन सबसे कुछ देर बातें करना चाहता था। रुद्राक्ष यानी कि प्रीतम इतनी देर से खामोशी से साइड में खड़ा हुआ सब देख रहा था। प्रीतम शिवेश को देखकर सोच रहा था, क्या इंसान है ये? अगर इनमें से किसी की जान चली भी जाती तो उसे क्या फर्क पड़ता? लेकिन फिर भी इसने सब कुछ छोड़कर इन लोगों की जान बचाने की कोशिश करी। तभी वहां मौजूद बंदर को ख्याल आता है कि छोटा शेर वहां पर नहीं है। जैसे ही उसे यह ख्याल आता है, बंदर शेर को ढूंढने की कोशिश करता है तो छोटा शेर किसी को नजर नहीं आता। इसका मतलब था छोटा शेर अभी तक नहीं आया। उस जंगल में मौजूद शेर एक लौता बच्चा था। वो अभी तक नहीं पहुंचा। क्या वो तपन के हाथ लग गया? क्या शिवेश उसे बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। जैसे ही सबको इस बात की खबर पहुंची कि छोटा शेर वहां पर मौजूद नहीं है, सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। शेर के उस छोटे से बच्चे को सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसका वहां पर मौजूद ना होना सबके लिए फिक्र की बात थी। बंदर के साथ साथ भालू टुकटुक भी छोटे शेर को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगते हैं। तभी शिवेश ने उन सबको गुफा में रहने के लिए कहा। शिवेश ने कहा, देखिए आप लोग सब छोटे शेर की फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। आप सबको किसी भी हाल में अपने आप को इस गुफा में ही बंद करके रखना है। आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तब चीची चिड़िया शिवेश से कहती है, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। एक चिड़िया का भला कौन शिकार करता है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही टुकटुक नेवला कहता है, और मैं भी, क्योंकि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। शिवेश बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि बात उसकी जान की नहीं थी। बात उन मासूम से जानवरों की तरह दिखने वाले लोगों की थी। वो लोग वैसे ही अपनी जिंदगी में एक ऐसा दर्द सह रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं था। शिवेश ने टुकटुक को कहा, वो गुफा के बाहर ही रहकर सबका ध्यान रखें, क्योंकि तपन के साथ लगभग 15 से 20 सैनिक होंगे, और अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी कि उस गुफा के अंदर जानवर हैं, तो वो लोग उस गुफा को भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो गुफा पत्थरों से ढकी हुई थी। कोई भी आम इंसान ये नहीं जान सकता था कि उस गुफा के अंदर कई जानवर छुपकर इतने सालों से रह रहे हैं। इंसानों की तरह ही उन जानवरों का उस गुफा के अंदर घर है, जिसमें सबके अपने अपने अलग अलग कमरे बने हुए हैं। सबकी अपनी जगह फिक्स है। शिवेश के पास फिलहाल उन सबसे बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वो जैसे ही पलट कर देखता है तो रुद्राक्ष वहां से गायब था। शिवेश समझ गया था कि जैसे ही रुद्राक्ष ने यह सुना होगा कि छोटा शेर अभी तक नहीं आया है, तो वो छोटे शेर को ढूंढने के लिए निकल गया होगा। रुद्राक्ष यानी कि प्रीतम। शिवेश जानता था कि प्रीतम चाहता है कि वो वहीं गुफा के पास रहकर उसका इंतजार करे। शिवेश जैसे ही अपने घोड़े के पास पहुंचा, एक सैनिक डरते हुए उसे कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन रुद्राक्ष ने कहा था कि मैं आपको कह दूं कि आपको उनका यही इंतजार करना है। वो छोटे शेर को लेकर आ जाएंगे। वो जानते हैं कि छोटा शेर कहाँ है। प्रीतम सच में जानता था कि छोटा शेर कहाँ है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से छोटे शेर के बारे में पता लगा लिया था और वो उसे लेने के लिए निकल गया था। शिवेश को प्रीतम पर पूरा यकीन था, इसलिए वो गुफा के बाहर खड़ा होकर प्रीतम का इंतजार करने लगा। चीची चिड़िया भी वहीं उड़ रही थी। चीची चिड़िया एक बार फिर छोटे शेर को इशारा देने के लिए आसमान में ऊपर की ओर जाकर उड़ने लगती है। तभी अचानक से एक तीर चीची चिड़िया के पास से गुजर जाता है। वो तीर चीची चिड़िया के पंख के बहुत ही नजदीक से गुजरा था, जिस वजह से चीची चिड़िया अचानक से जमीन पर आकर गिर जाती है। शिवेश चीची चिड़िया को गिरता हुआ हैरानी से देख रहा था। बाकी सारे जानवर गुफा में थे। वहीं शिवेश देखता है कि चीची चिड़िया के गिरते ही टुकटुक उसे उठाकर गुफा में दौड़ते हुए ले जाता है। शिवेश कुछ समझ पाता तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। क्या बात है महाराज, आप यहाँ? ये सुनते ही शिवेश पीछे पलट कर देखता है। उसके सामने तपन खड़ा था। तपन को देखकर शिवेश मुस्कुराते हुए कहता है, जी हाँ युवराज, मैं यहाँ। तपन शिवेश की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है, शिवेश तपन की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहता है, महाराज विश्वनाथ ने बताया कि आप शिकार पर गए हैं, तो सोचा मैं भी आपके साथ शिकार के मजे लूं। इस तरह से हम थोड़ा वक्त साथ बिता पाएंगे। शिवेश की बात सुनकर तपन कुछ देर खामोश हो गया, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, अभी अभी मैंने एक चिड़िया का शिकार किया, देखिए यहीं कहीं होगी। ये सुनकर शिवेश मुंह बनाते हुए कहता है, इतने बड़े राज्य के युवराज और चिड़िया का शिकार, ये आपको शोभा नहीं देता युवराज तपन। शिवेश की ये बात तपन को तीर के समान चुभी थी। तपन को उम्मीद नहीं थी कि शिवेश उससे इस तरह से बात करेगा। तब तपन कहता है, महाराज क्या करूं, इस जंगल में मुझे चिड़िया के अलावा कोई और जानवर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे आने की खबर जानवरों को पड़ गई हो और वो सब अपने बिल में दुबक गए हो। शिवेश तपन के पीछे की ओर झांकने लगता है। वो रुद्राक्ष को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तपन के बिल्कुल पीछे रुद्राक्ष खड़ा था। शिवेश को अपने पीछे जाता देखकर तपन भी तुरंत पलट जाता है। तब तपन रुद्राक्ष को हैरानी से देखकर कहता है, आप इस राज्य के सेनापति है ना रुद्राक्ष? रुद्राक्ष हाँ में अपना सिर हिलाते हुए शिवेश के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी तपन मुस्कुराते हुए कहता है, आपको देखकर लगता है कि आपको शिकार करने का बहुत शौक है, या था।
आपके चेहरे पर जो निशान है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शेर ने पंजा मारा हो। तब रुद्राक्ष जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सही पहचाना आपने युवराज, ये शेर के पंजे का ही निशान है। आपकी उम्र में हमारा भी खून गर्म था, हमें भी शिकार करना पसंद था, बस एक बार सामना हो गया विशाल शेर से और वो हमें यह निशानी दे गया। ये सुनकर युवराज तपन हंसते हुए कहता है, बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या था? तब रुद्राक्ष मुंह बनाकर कहता है, हुआ क्या था मतलब? शेर था, मैं था और जंगल था। खूब मजे किए हमने। उसने मेरे मुंह पर पंजा मारा, मैंने हिम्मत रखी और उसके सामने मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरे एक साथी ने मुझे बचा लिया। शेर अपने घर और फिर हम अपने घर, बस यही छोटी सी कहानी है। रुद्राक्ष की कहानी सुनकर युवराज तपन हंसते हुए कहता है, आपके बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तब रुद्राक्ष हंसते हुए कहता है, युवराज तपन, अभी तो हमें और वक्त साथ बिताना है। आप अभी महल चलिए, मैं कल आपको जंगल लेकर चलूंगा जहाँ आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। ये सुनते ही तपन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत ही मुड़ा और अपने घोड़े की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, ठीक है, फिर हम हमारे तंबू में जा रहे हैं और पिताजी के साथ महल पहुंचते हैं, आपसे भी वहीं मिलते हैं। शिवेश को बहुत आश्चर्य हुआ था कि तपन को रुद्राक्ष में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। जाते जाते तपन ने शिवेश को देखकर झुककर एक बार प्रणाम जरूर किया था। उसने राजा की गरिमा को बनाए रखा था। तब उनके जाते ही शिवेश जल्दी से दौड़ते हुए गुफा के अंदर गया। चीची चिड़िया को देखने लगा। चीची चिड़िया बिल्कुल ही बेसुध पड़ी हुई थी। शिवेश ने उसे अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उस पर हाथ फेरते हुए कहा, चीची, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? चीची चिड़िया को पहले सभी जानवर घेर के खड़े थे, वहीं छोटा शेर भी था। रुद्राक्ष ने छुपते छुपाते छोटे शेर को गुफा में भेज दिया था। उन लोगों को शिवेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर खड़े खड़े बड़े से भालू ने शिवेश से कहा, हम लोगों ने आपसे उम्मीद की थी कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमें हमारी दुनिया में लौटा देंगे, लेकिन आप यहाँ अपने मेहमान के साथ शिकार खेल रहे हैं। आपने तो आज हमें इतने बड़े खतरे में डाल दिया। ये बात सुनकर शिवेश बहुत उदास हो गया। वो कभी किसी को खतरे में नहीं डाल सकता था। वो तो खुद सबको बचाने के लिए दौड़ता हुआ वहां गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो अब महाराज है। उसे कुछ और सैनिक अपने साथ लेने चाहिए। सही गलत, अच्छा बुरा, किसी भी बात की परवाह नहीं की। तभी अचानक से शिवेश के हाथ से चीची चिड़िया उड़ते हुए भालू की ओर देखकर कहती है, तुम ना हमेशा ऐसी ही बातें किया करो, तुम्हें महाराज का धन्यवाद करना चाहिए और उल्टा तुम उन्हें ही कोस रहे हो। चीची चिड़िया और छोटे शेर को देखकर सबने सुकून की सांस ली। चीची चिड़िया शिवेश के मुंह के सामने आकर उड़ते हुए कहती है, मैं बस डर गई थी महाराज, बाकी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब शिवेश हंसते हुए चीची चिड़िया से कहता है, अरे तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। तुम इस तरह से बेहोश हो गई थी जैसे कि तुम्हारे प्राण नहीं हो। तब चीची चिड़िया हंसते हुए कहती है, मौका मिला था तो मैंने भी सोचा कि आज देख ही लूं कि मेरे मरने पर कौन दुखी होता है और कौन नहीं। चीची चिड़िया की यह बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। रात का वक्त, महल में बहुत चहल पहल थी। महाराज विश्वनाथ और युवराज तपन डिनर के लिए महल आए थे। हालांकि वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आने वाले थे, लेकिन तपन के शिकार पर जाने की वजह से उन लोगों के लिए डिनर तैयार करवाया गया था। महारानी रुक्मणी बहुत ही खुश थी, और खुश क्यों ना होगी, उनकी बेटी का जो रिश्ता पक्का होने वाला था। उन्होंने महाराज विश्वनाथ का बहुत ही अच्छे से वेलकम करने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करवाया था। साथ ही उन्हें इस बात का डर था कि जो कुछ भी रविंद्र के साथ हुआ, क्या उस बात से राजकुमारी वैदेही उबर पाएगी या नहीं। ये सोचते हुए राजकुमारी वैदेही के लिए महारानी कुछ ज्यादा ही चिंतित थी। और फिर जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, डिनर स्टार्ट होने का वक्त हो गया था, लेकिन राजकुमारी वैदेही अभी तक वहां नहीं आई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि राजकुमारी वैदेही कहीं भी किसी भी जगह देर से पहुंचे। वो समय को बहुत मानती थी और समय की बहुत पंचुअल थी। आज पहली बार राजकुमारी वैदेही लेट थी। ये सोचते हुए महारानी और ज्यादा चिंतित होने लगी। महारानी रुक्मणी ने वैदेही से बहुत समय से बात भी नहीं की थी। वो जब जब वैदेही से बात करने की कोशिश करती थी, उन्हें रविंद्र याद आ जाता था, और रविंद्र की याद उन्हें अपने आप में गिल्टी फील कराती थी। उन्हें लगता था कि वो वैदेही की गुनहगार है। उन्हें रविंद्र के बारे में पहले से ही सारी जानकारी निकाल लेनी चाहिए थी। इस वजह से वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ भी नहीं रख पाई थी। जब उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी, वो उसके साथ नहीं थी। और आज उन्हें इस बात का डर था कि जिस तरह से मितांश ने एक बार अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उस तरह कहीं वैदेही भी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश न करे। ये ख्याल आते ही महारानी ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शिवेश उनके पास ही बैठा था। शिवेश ने जब महारानी की यह हालत देखी, तो धीरे से उनके हाथ पर हाथ रखकर उनकी परेशानी की वजह जानने की कोशिश करी। और जैसे ही महारानी रुक्मणी ने शिवेश की आंखों में देखा, तो शिवेश कहीं ना कहीं समझ गया था कि उनकी परेशानी की वजह क्या है। उनकी आंखों की नमी देखकर वो समझ गया था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, और उन्होंने धीरे से वैदेही का नाम लिया। तभी शिवेश बाकी सबकी ओर देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं कुछ ही समय में लौट कर आता हूँ। आप लोग चाहे तो डिनर स्टार्ट कर सकते हैं। इतना कहकर शिवेश खड़ा होता है। तभी डाइनिंग हॉल में वैदेही आ जाती है। वैदेही को देखकर महारानी रुक्मणी ने चैन की सांस ली। उनके साथ साथ शिवेश की भी टेंशन खत्म हुई। वैदेही पहले से ज्यादा बेहतर लग रही थी। आज उसने मेकअप किया हुआ था। नॉर्मली वैदेही ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसे तैयार थी जैसे कि आज कोई बड़ा फंक्शन हो। तपन की आंखें तो वैदेही पर जाकर ही अटक गई थी। वैदेही ने भी तपन को एक नजर देखकर मुस्कुरा दिया। वहीं दरवाजे पर रुद्राक्ष खड़ा था। रुद्राक्ष यानी कि प्रीतम, जो वैदेही को बिना अपनी आंखों की पलके झपकाए देखे जा रहा था। वहीं रुद्राक्ष जब तपन को देख रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी इसी वक्त अपनी तलवार निकाले और तपन के गले पर रख दे। लेकिन ये सब उसके दायरे से बहुत ज्यादा बाहर था। फिलहाल वो नजर झुकाए खड़े रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। आमतौर पर वैदेही हमेशा शिवेश के पास जाकर बैठती थी। शिवेश के एक तरफ वैदेही होती थी और दूसरी तरफ राजकुमारी निधि। और जब से राजकुमारी निधि और त्रिशा गायब हुए थे, मतलब वहां से गए थे, तब से वैदेही ही शिवेश के पास बैठा करती थी और एक कुर्सी खाली रहती थी। उस खाली कुर्सी पर आज तपन बैठा था और तपन के पास वाली कुर्सी खाली थी।
शिवेश को लगा था कि वैदेही उसके पास आकर बैठेगी, लेकिन वैदेही तपन के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर शिवेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। शिवेश के साथ साथ महारानी रुक्मणी भी हैरान हो जाती है। वहीं दूर खड़ा रुद्राक्ष जब ये देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। उसके दिल में उसे भयंकर दर्द महसूस होता है। आखिर क्यों वैदेही ये सब कर रही थी? क्या सच में वैदेही प्रीतम को भूल चुकी थी और तपन को अपनाने के लिए तैयार थी, या फिर इन सब के पीछे कोई और बात थी? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। वैदेही के आने के बाद सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे। डाइनिंग हॉल में तपन के पास बैठकर उसने डिनर किया। हालांकि अभी तक उसने तपन को देखकर सिर्फ स्माइल ही दी थी। उनके बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। डिनर खत्म होने के बाद महारानी रुक्मणी ने सबको बाहर की ओर बैठक में बैठने के लिए कहा। सब लोग जब वहां बैठे तो महाराज विश्वनाथ ने सबसे पहले खाने की बहुत तारीफ की, क्योंकि आज उन्होंने जो खाना खाया था वो 21वीं सदी के जैसा था। उस तरह का खाना उन्होंने पहले नहीं खाया था। हालांकि रमनपुर पूरी तरह से डेवलप था, सभी राज्यों में सबसे बेहतर था। वहां भी बहुत सारे आविष्कार, नई नई चीजें थी, लेकिन खाने के मामले में समयपुर से बेहतर और कोई राज्य नहीं, क्योंकि वहां पर शिवेश था। शिवेश ने उन लोगों को जंक फूड जैसे समोसे, सैंडविच, पिज्जा और तरह तरह की नई सब्जियां बनाना सिखाया था। आखिरी में जो मिठाई खिलाई गई थी उसे खाकर महाराज विश्वनाथ का मन प्रसन्न हो गया। महाराज विश्वनाथ तारीफ करना बंद ही नहीं कर रहे थे। वहीं महारानी रुक्मणी सिर्फ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि महाराज विश्वनाथ कब कहेंगे कि वो उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं, वो अपने बेटे का रिश्ता उनकी बेटी के लिए लेकर आए हैं। ये सब बातें चल रही थी। तब महाराज विश्वनाथ ने महारानी रुक्मणी की ओर देखते हुए कहा, महारानी, मुझे लगता है कि अब हमें मुद्दे की बात पर आ जाना चाहिए। आप तो जानती हैं कि तपन की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद हमने दूसरी शादी नहीं की। महाराज विश्वनाथ की बात सुनकर महारानी रुक्मणी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो फिलहाल कह भी क्या सकती थी। महाराज विश्वनाथ ने कहना जारी रखा, तो बात यह है कि यहाँ हम आपसे रिश्ते की बात करने आए हैं। आप तो जानती हैं कि हमारा और समयपुर का रिश्ता बहुत गहरा है। हमारे पिताजी ने महाराज प्रहलाद के पिताजी को समयपुर दान में दिया था। ये सुनते ही शिवेश, मितांश, वैदेही तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महाराज विश्वनाथ जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है। शिवेश को अब समझ आ गया था कि जब उसने महाराज विश्वनाथ से उनकी खातिरदारी करने की बात की थी तो वो क्यों इतना ज्यादा हंस रहे थे। ये बात तो महारानी रुक्मणी खुद भी नहीं जानती थी। महारानी भी हैरान हो जाती है। तभी वो खुद को संभालते हुए कहती है, देखिए महाराज, आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कभी भी महाराज प्रहलाद ने इस बारे में बात नहीं की। तब महाराज विश्वनाथ कहते हैं, माफ कीजिएगा महारानी, अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा वो कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोगों को चोट पहुंचाना चाहता था। गलती से मेरे मुंह से वो निकल गया। ये एक गुप्त बात रखी गई थी मेरे दादाजी और महाराज प्रहलाद के दादाजी के द्वारा। अब आप इस राज्य की रानी माँ है, तो बस मैं चाहता था कि आपको भी इस बात की खबर हो, क्योंकि हमारे राज्य रमनपुर में तो बच्चे बच्चे को इस बात की खबर है कि समयपुर अगर मेरे दादाजी भावनाओं में बहकर महाराज प्रहलाद के दादाजी को दान नहीं देते तो आज समयपुर हमारे हाथ में होता। कुछ देर के लिए उस पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवेश, मितांश, वैदेही तीनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें महाराज विश्वनाथ की बात का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन फिर भी शिवेश ने अपनी समझदारी दिखाते हुए महाराज विश्वनाथ से कहा, हो सकता है महाराज आप सही कह रहे हैं, और हो क्या सकता है, आप जैसा तेजस्वी व्यक्ति कभी कोई बात गलत कह ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपके पास किसी भी तरह के दस्तावेज हो तो हम वो देखना चाहेंगे। शिवेश ने डायरेक्ट महाराज विश्वनाथ से प्रूफ मांग लिया था कि वो जो कह रहे हैं उसका क्या प्रूफ है। क्या सच में समयपुर को महाराज प्रहलाद के पिताजी को दान दिया गया था? क्योंकि उन लोगों ने तो ये कहानी सुनी थी कि समयपुर को हासिल किया गया था। समयपुर के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। उसके बाद महाराज प्रहलाद के पिताजी को समयपुर मिला था, और यहाँ महाराज विश्वनाथ ने इतनी आसानी से कह दिया कि महाराज प्रहलाद के पिताजी को समयपुर दान दिया गया था। शिवेश की बात सुनकर महाराज विश्वनाथ मुस्कुरा देते हैं। उनके पास फिलहाल ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं था जिसे दिखाकर वो अपनी बात को साबित कर पाए, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज शिवांश, सच में आज आपने आपकी समझदारी हम सबके सामने साबित कर दी। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं है, कहने के लिए बस शब्द हैं और कुछ नहीं। इतना कहकर महाराज विश्वनाथ ने एक लंबी सांस लेते हुए शिवेश को देखा और फिर महारानी रुक्मणी से कहते हैं, लेकिन महारानी रुक्मणी, आप तो जानती है ना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। युवराज शिवांश के महाराज बनते ही आप महारानी से राजमाता बन गई। इस तरह उस वक्त भी सिर्फ शब्दों का ही खेल था और शब्दों का ही मोल था। अब आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि समयपुर हमारा ही राज्य है और फिलहाल इस राज्य को हमारी जरूरत है। युवराज शिवांश भले ही महाराज की गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम है। अभी इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाने के उनके दिन नहीं है। फिलहाल उनके मौज मस्ती के दिन है। साथ ही उन्हें अपनी जिंदगी को परखना चाहिए, घूमना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। महाराज विश्वनाथ की बात ने सबको चौंका दिया था। महारानी, मितांश, वैदेही तो अभी तक खामोश ही थे। महारानी रुक्मणी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। महाराज विश्वनाथ कहते हैं, आप लोग सब इतना भी परेशान मत होइए, मैं तो बस एक बात कह रहा था। बाकी यहाँ मैं आप सबके सामने एक रिश्ते की बात रखने आया हूँ। अगर आप सबको ऐतराज ना हो तो क्या मैं। इतना कहकर महाराज विश्वनाथ चुप हो जाते हैं। महारानी रुक्मणी ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो फाइनली महाराज विश्वनाथ रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। तब उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए महाराज विश्वनाथ को आगे कहने के लिए कहा। तभी महाराज महारानी रुक्मणी के सामने खड़े होकर कहते हैं, मुझे नहीं लगता महारानी कि अभी आपकी उम्र है राजमाता बनने की। इतना कहकर वो बिल्कुल चुप हो गए। महारानी रुक्मणी बैठी हुई थी और उनके बिल्कुल सामने महाराज विश्वनाथ खड़े थे। सब लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। तब महारानी रुक्मणी भी खड़े होने को होती ही है कि तभी महाराज उन्हें बैठने का इशारा करके कहते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवराज शिवांश, मितांश और वैदेही के सिर पर पिता का हाथ हो।
साथ ही तपन को माँ का प्यार भी मिले। और अभी ना आपकी इतनी उम्र है ना मेरी, हम लगभग 25-30 साल और जिएंगे, तो इतने साल हमें अकेले रहने की क्या जरूरत है। महाराज विश्वनाथ की यह बात सुनते ही वहां पर सब खड़े हो जाते हैं। मितांश की तो आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा था। वैदेही जहां तक ये बात पहले से जानती थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शिवेश की नजर वैदेही को हंसते हुए देख लेती है। शिवेश समझ गया था कि इतने दिनों से वैदेही क्या नाटक कर रही थी। वैदेही पहले से ही जानती थी कि महाराज विश्वनाथ और तपन उसके लिए रिश्ता लेकर नहीं आए हैं, वो लोग महारानी रुक्मणी के लिए रिश्ता लेकर आए थे। वैदेही की शैतानी देखकर शिवेश भी मुस्कुरा देता है और वहां मितांश गुस्से में लाल पीला हो रहा था। फिलहाल महाराज विश्वनाथ ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जिस वजह से उन लोगों को महाराज विश्वनाथ पर गुस्सा आना चाहिए। शिवेश 21वीं सदी से था, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति अकेला है और किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। ये फैसला महारानी रुक्मणी के हाथ में था कि उन्हें क्या सही लगता है और क्या नहीं। महारानी तो खुद इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि उन्हें सही गलत समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्हें तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि महाराज विश्वनाथ के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने बच्चों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक नजर महाराज विश्वनाथ को देखा और फिर बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली गई। शिवेश देख रहा था कि मितांश गुस्से में आग बबूला हो रहा है। शिवेश ने मितांश के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे इशारे से वहां से चलने के लिए कहा। शिवेश, मितांश और वैदेही तीनों ही महारानी के पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। वो लोग फिलहाल इस वक्त कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते थे जिससे महाराज विश्वनाथ को ठेस पहुंचे और युद्ध की परिस्थिति बन जाए। महारानी अपने कमरे में जाकर गुस्से से इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने अपने कमरे में रखी टेबल का सामान भी जमीन पर फेंक दिया था। शिवेश, मितांश, वैदेही और त्रिशा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। चुपचाप उस कमरे में जाकर खड़े हो गए। कमरे के बाहर रुद्राक्ष भी जाकर खड़ा हो गया था। महारानी जब इधर से उधर घूम रही थी तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो महारानी रुक्मणी के सामने जाकर खड़ा हो। मितांश महारानी की ही तरह गुस्से में आग बबूला हुआ जा रहा था। जैसे तैसे करके शिवेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने महारानी के सामने खड़े होकर कहा, मन शांत रखिए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। महारानी रुक्मणी एकदम ही अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने सिर पर हाथ रख करके कहती है, तुमने देखा ना वो क्या कह रहे थे। शिवेश जानता था कि अभी विश्वनाथ जी ने जो भी कहा वो उचित नहीं था। 16वीं सदी के लोगों के लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। तब शिवेश ने महारानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ देखो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात कही है। आपका जो फैसला है वही सर्वप्रथम रहेगा। आप अपना फैसला उन्हें सुना दीजिए। उसके बाद हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपने राज्य लौट जाए। हम उन्हें ज्यादा वक्त समय पर रहने की इजाजत नहीं दे सकते। तब मितांश कहता है, बड़े भाई ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं माँ का फैसला क्या होगा, फिर ये सवाल क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और माँ का फैसला सर्वप्रथम कैसे हो सकता है? माँ की जिंदगी से हम सब जुड़े हुए हैं, ये फैसला हम सबका मिलकर होना चाहिए। महारानी रुक्मणी बिल्कुल खामोश थी। उन्हें शिवेश की बात भी सही लग रही थी और उन्हें मितांश की बात भी सही लग रही थी। तभी वैदेही कहती है, बात आप दोनों की सही है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही कह रहे हो, लेकिन फिलहाल हमें माँ की बात सुननी चाहिए, वो क्या कहना चाहती है। इतना कहकर वैदेही के साथ साथ शिवेश और मितांश भी महारानी रुक्मणी की ओर देखने लगते हैं। महारानी रुक्मणी बहुत ही ज्यादा असमंजस में थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि अभी अभी जो महाराज विश्वनाथ ने कहा वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। महारानी रुक्मणी अपनी ही सोच में गुम थी। शिवेश, मितांश, वैदेही तीनों ही महारानी रुक्मणी को हैरानी से देख रहे थे। वो तीनों इंतजार कर रहे थे कि उनकी माँ कब उन्हें अपना फैसला सुनाएगी। उनके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो कब कहेगी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। सबसे पहले वैदेही मुड़कर देखती है तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। दस्तक तो सुनी थी। शिवेश को भी लगा कि कोई तो है जो दरवाजे पर है, इसलिए वो कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर महाराज विश्वनाथ खड़े हैं। अपने सामने शिवेश को देखकर महाराज विश्वनाथ अपने कदम बढ़ाते हुए महारानी के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सब लोग हैरानी से महाराज विश्वनाथ को देख रहे थे। महारानी रुक्मणी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। महाराज विश्वनाथ कमरे में आते हुए महारानी रुक्मणी के सामने खड़े हो गए। महाराज विश्वनाथ के कमरे में आते ही तपन भी उनके पीछे पीछे आ गया था। क्या मकसद है महाराज विश्वनाथ का? क्या चाहते हैं वो समयपुर से? क्या फैसला होगा महारानी रुक्मणी का? क्या वो महाराज विश्वनाथ के मन में चल रही बातों को समझ पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंचे। महारानी रुक्मणी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अपनी इतनी उम्र में उन्होंने पहले इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। उनका एक फैसला उनके बच्चों की जिंदगी, समयपुर में रहने वालों की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। वो ये बात तो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर महाराज विश्वनाथ ने इतनी बड़ी बात कही है तो उसके पीछे कुछ न कुछ बात जरूर होगी। महारानी रुक्मणी अपने सामने खड़े महाराज विश्वनाथ को देखती रहती है। जैसे ही महाराज विश्वनाथ कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं, उनसे पहले ही महारानी कहती है, अगर मेरा जवाब ना होगा तो क्या होगा? महारानी रुक्मणी की बात सुनकर महाराज विश्वनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपका जवाब ना होगा तो कुछ नहीं होगा। आप जो चाहेंगी वही होगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। महाराज विश्वनाथ को सब हैरानी से देख रहे थे। उनकी छवि एक सभ्य और अच्छे इंसान की थी। शिवेश ने 16वीं सदी में बहुत सारे ऐसे अच्छे इंसान देखे थे जिन्होंने समय पर अपना रूप दिखाया था। अच्छा इंसान बुरे इंसान में इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बदल जाता था जैसे रात से दिन बदलता है। एक नजर महाराज विश्वनाथ सबको देखते हुए कहते हैं, देखिए कुछ दिन पहले ईश्वर धाम के महाराज समीक्षा के पिताजी हमारे राज्य आए थे। उन्होंने हमसे मदद मांगी है। उनका कहना है कि वो युवराज शिवांश को महाराज की गद्दी से हटाना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में वो समयपुर पर हमला करने वाले हैं। जहाँ तक है आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी।
शिवेश महाराज विश्वनाथ की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वहीं मितांश ने बीच में ही कह दिया, आखिर महाराज हर्षवर्धन का आपसे क्या नाता है, वो आपको कैसे जानते हैं। मितांश की बात सुनकर विश्वनाथ जी हंसने लगते हैं। तभी तपन अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, महाराज हर्षवर्धन मेरे फूफा जी हैं और समीक्षा मेरी बहन। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। मितांश की तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना है। तभी उस कमरे के दरवाजे से समीक्षा अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। समीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शिवेश सारा किस्सा समझ गया। समीक्षा अंदर जाकर मितांश के पास खड़ी हो जाती है। मितांश एक नजर कभी समीक्षा को देख रहा था, तो कभी महाराज विश्वनाथ को, तो कभी तपन को। मितांश को यकीन नहीं हो रहा था कि समीक्षा इतनी बड़ी साजिश कर सकती थी। तभी महाराज विश्वनाथ समीक्षा के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, यह मेरी भांजी है और मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन आप सबको यहाँ देखकर, आप सबका व्यवहार देखकर मुझे लगता है कि जिस इरादे से मैं यहाँ आया था वो सही नहीं है। महाराज विश्वनाथ की बात सुनकर समीक्षा महाराज को हैरानी से देखते हुए कहती है, मामा जी ये आप क्या कह रहे हैं। तब विश्वनाथ समीक्षा को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता हर्षवर्धन समयपुर हथियाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज तक तुम्हें यहाँ छोड़े रखा। महाराज विश्वनाथ आगे कुछ कहते उससे पहले ही शिवेश बीच में कह देता है, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर समयपुर में ऐसा क्या है जो ईश्वर धाम के महाराज हर्षवर्धन समयपुर हथियाने के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर समयपुर में ऐसा है क्या। ये सुनकर महाराज विश्वनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम लोग खुद नहीं जानते समयपुर में क्या है। पहले समयपुर में लोहे की खदान है जिसका इस्तेमाल महाराज शिवांश ने सही तरीके से किया। समयपुर का सारा कर्ज कुछ समय में माफ हो गया। जितना कर्ज था समयपुर को सालों साल लग जाते, लेकिन उसे माफ नहीं किया जा सकता था। लेकिन महाराज शिवांश ने लोहे को स्टील में बदलकर 11 महीने के अंदर अंदर समयपुर को हर परिस्थिति के लिए समर्थ बना दिया, सारा कर्जा चुका दिया। अगर 11 महीने में इतना सब कुछ हो सकता है तो आने वाले कई सालों में समयपुर कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना शायद आप लोगों ने कभी नहीं की होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि महाराज शिवांश ने जरूर की होगी। साथ ही समयपुर कोई मामूली राज्य नहीं है। समयपुर के पास बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते। समयपुर का राजा जो कोई भी होगा वो हमेशा धनी होगा। महाराज प्रहलाद को एक श्राप दिया गया था जिसकी वजह से वो कभी भी मिले हुए धन का सही उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन महाराज प्रहलाद के बाद मैं खुद भी इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। महाराज विश्वनाथ आगे कुछ कहते उससे पहले ही महारानी रुक्मणी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, इतना आसान नहीं है समयपुर का राजा बनना। आप कभी भी समयपुर पर अपना हक नहीं जता सकते। मेरे पति ने इस राज्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और अब बंद करो बेकार की बातें बनाना। चाहे राजा हर्षवर्धन हो चाहे विश्वनाथ हो, इस राज्य पर हक मेरे बच्चों का है और मेरे बच्चों का ही रहेगा। ये एक ऐसा वक्त था जब महारानी रुक्मणी अपने आप पर से आपा खो बैठी थी। सही गलत अच्छा बुरा उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें फिलहाल यही समझ में आ रहा था कि समयपुर उनका राज्य है, वो उस राज्य की महारानी है और अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो अपना राज्य किसी और को नहीं देंगी। इस बात पर महाराज विश्वनाथ कहते हैं, महारानी रुक्मणी आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मुझे लगता है आपको पहले मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। तब महारानी कहती है, बताइए और क्या बचा है कहने के लिए। महाराज विश्वनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता था कि यह बात सुनकर आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी, लेकिन हर समस्या का एक हल होता है और इस समस्या का भी है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप और मैं शादी कर लेते हैं तो इस राज्य पर जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा होगा। साथ ही अगर इस राज्य पर मेरा अधिकार बराबर से होता है तो आपके इस राज्य पर कोई और आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। कभी भी कोई भी इस राज्य के खिलाफ कोई साजिश रचने के बारे में 10 बार सोचेगा। शिवेश अभी तक चुप था क्योंकि वो बस हर एक कड़ी को जानना चाहता था। खामोशी से वो उन सबकी बातें सुन रहा था। जब महारानी रुक्मणी ने तेज आवाज में कहा तो शिवेश उनका फैसला समझ गया। वो समझ गया कि महारानी रुक्मणी किसी भी हाल में महाराज विश्वनाथ से शादी तो नहीं करना चाहेंगी। अगर महारानी का ये फैसला है तो बस बात यहीं खत्म हो जाती है। तब महाराज विश्वनाथ कुछ कहते उससे पहले शिवेश समीक्षा की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए कहता है, 15 से 20 दिन के अंदर हमें हमारा युवराज मिल जाएगा। उसके बाद तुम अपने पिता के पास लौटकर जाना चाहती हो, इस राज्य में रहना चाहती हो, ये तुम्हारा फैसला होगा। वहीं 2 कदम फिर वो तपन की ओर बढ़ते हुए कहता है, अगर अपनी बहन का साथ देना चाहते हो, बहन भाई का रिश्ता निभाना चाहते हो, तो अपनी बहन को सही और गलत के बीच का फर्क समझाओ। मैंने तुम्हारे अंदर एक सभ्य और समझदार इंसान देखा है, तो अपना फर्ज निभाओ। इतना कहने के बाद कोई और कुछ कहता उससे पहले ही वो महाराज विश्वनाथ की ओर मुड़कर कहता है, महाराज आप एक तेजस्वी महाराज के रूप में मुझे नजर आए थे और आज आपने जो बातें कही हैं, जो प्रस्ताव रखा है, उस वजह से आपने अपनी गरिमा पूरी तरह से नष्ट कर ली। फिलहाल मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम लोग अब युद्ध के मैदान में मिलेंगे। शिवेश के शब्दों ने हर एक व्यक्ति को झंझोड़ कर रख दिया था। युद्ध 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन ये एक ऐसा खौफनाक शब्द है जिसको सुनकर किसी के भी पैरों के तले से जमीन सरक सकती है। इस एक शब्द मात्रा में दुनिया हिल जाती है, दुनिया बदल जाती है। और शिवेश ने जब इस शब्द का उपयोग किया तो मितांश और वैदेही दोनों ही शिवेश की तरफ कदम बढ़ाकर उसके साथ खड़े हो गए। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। महारानी रुक्मणी के चेहरे का रंग जरूर उड़ा हुआ था। एक बात तो माननी पड़ेगी, महाराज विश्वनाथ जब से आए थे तब से अब तक उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाए रखी थी। इतना सब होने के बाद, इतनी सारी बातें होने के बाद भी उन्होंने अभी तक अपने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं खोई थी। वो बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका उबलता हुआ खून है और अपनी माँ के आंसुओं और उनकी फिक्र में आप अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है आप किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये सुनकर शिवेश भी महाराज विश्वनाथ को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज मैंने हर एक शब्द तोल मोल के कहा है, शायद आप मुझे समझ नहीं पाए हैं। मैं अपना कोई भी कदम बिना सोच समझ कर नहीं उठाता। रही बात युद्ध की, तो मेरा राज्य इतना सक्षम है कि अपने आप को संभाल सकता है और युद्ध करना एकमात्र ही चारा नहीं है। अगर आप और महाराज हर्षवर्धन इस तरह का घिनौना प्रस्ताव लेकर नहीं आते तो मेरे मुंह से कभी इस तरह के शब्द नहीं निकलते। शिवेश के चुप होते ही महारानी रुक्मणी कहती है, और रही बात समीक्षा की, तो समीक्षा के हक में अगर आप लोग लड़ना चाहते हैं तो आप अपने आप से लड़िए। आप अपने आप को समझाइए कि आपको इस लड़की को समझाने की जरूरत है। इस महल में इसको प्यार सम्मान सब कुछ दिया जा रहा है,
इसकी घिनौनी हरकतों के बाद भी इसे अपनाया जा रहा है और इसके बच्चे को इस राज्य के युवराज के रूप में नाम दिया जा रहा है। महारानी की बात सुनते ही समीक्षा कहती है, आपसे मैंने कब कहा कि मुझे मान सम्मान चाहिए? आपसे मैंने कब कहा कि मेरे बच्चे को इस राज्य का नाम चाहिए? इतनी दया दृष्टि करने की आपको जरूरत नहीं है। समीक्षा की बदतमीजी के लिए महारानी रुक्मणी उसे इस बार माफ नहीं करने वाली थी। उन्होंने गुस्से में अपना हाथ उसके ऊपर उठा ही लिया था कि तभी शिवेश बीच में आ गया। शिवेश जानता था कि महारानी रुक्मणी अभी अभी जो करने जा रही थी उसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। महारानी के सामने आकर शिवेश ने समीक्षा को थप्पड़ खाने से तो बचा लिया था, लेकिन फिर उसी ने गुस्से में समीक्षा को देखते हुए कहा, अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तब समीक्षा जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ। इस राज्य में जो मेरी बदनामी हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं उसका बदला चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होते हो तो मैं अपने पिता को समझाऊंगी। साथ ही मैं तुमसे अभी वादा करती हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मितांश को तो ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। ये बात उसके बर्दाश्त के बाहर जा रही थी और शिवेश गुस्से में समीक्षा को बस देखता रहता है। फिर वो समीक्षा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब बहुत हो गया तुम्हारा। तुम अपने मामा जी को लाओ या पिताजी को, मैं सबसे निपटने की ताकत रखता हूँ। फिलहाल तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर समीक्षा शिवेश से कहती है, बात अगर तुम्हारे अकेले की होती तो तुम्हारी बात मैं मान भी लेती, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपनी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोगों को मरता देखने के लिए? और क्या उन सबकी मौत की जिम्मेदारी तुम अपने आप पर लेते हो? शिवेश के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई हैरानी से समीक्षा को देख रहा था। एक तरह से समीक्षा उसे धमकी दे रही थी। शिवेश उसकी धमकी से डरने वाला नहीं था, लेकिन सच में बात उसके अकेले की नहीं थी। हजारों लोग उसके एक फैसले से जुड़े हुए थे। उसने एक नजर अपनी मां को देखा और वहीं दूसरी नजर फिर मितांश को। उसकी उलझन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिलहाल वो सही गलत समझना नहीं चाह रहा था। उसे सिर्फ किसी भी हाल में समीक्षा से दूर रहना था, लेकिन कैसे? क्या शिवेश समीक्षा से शादी करने के लिए तैयार होगा? क्या समीक्षा अपनी साजिश में कामयाब होगी? महाराज विश्वनाथ समीक्षा का साथ देंगे या फिर उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। शिवेश 21वीं सदी से था और एक फौजी भी। उसके दिमाग में हर एक बात क्लियर थी, बस वो खामोश था तो महारानी रुक्मणी की वजह से। उसे लग रहा था कि महाराज विश्वनाथ से शादी करने का फैसला सिर्फ महारानी का है, क्योंकि एक औरत की गरिमा को वो समझता था। वो चाहता था कि जो कोई भी फैसला लेना है वो महारानी ही लेंगी और उनके हर फैसले का उसे सम्मान करना भी आता था। अगर महारानी रुक्मणी कहती कि उन्हें विश्वनाथ जी से शादी करनी है या शादी करने के लिए वो तैयार है, तो शिवेश उनके साथ हैप्पीली खड़ा रहता। हालांकि उसके अंदर शिवांश का खून भी मितांश की तरह ही उबल रहा था। वहीं जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो कुछ भी अब तक हो रहा था वो सब समीक्षा की वजह से था। समीक्षा की चालाकियां शिवेश अच्छे से समझता था, पर वो इतनी गिर जाएगी ये उसकी सोच से परे था। और फिर जब ये सब कुछ समीक्षा ने कराया तो फिर अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए अब शिवेश एक योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार था। अब युदय की तरह वो अपनी शक्ति सबको दिखाने के लिए तैयार था। सबसे पहले उसने समीक्षा को सबक सिखाने के लिए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं युद्ध के नाम से डर जाऊंगा तो तुम बहुत गलत हो। शादी तो फिलहाल किसी भी हाल में मैं तुमसे नहीं करूंगा, और कर भी लूं तो इन शर्तों पर तो हरगिज नहीं। अगर तुम इस महल और इस राज्य में हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे की वजह से, अन्यथा तुम्हें इस महल से कब से बाहर निकाल दिया गया होता। थोड़ी बहुत भी अगर इंसानियत है तो इस महल के लिए, इस राज्य से हमेशा के लिए चली जाओ। समीक्षा कुछ कह पाती उससे पहले महाराज विश्वनाथ कहते हैं, महाराज शिवांश, मैं समझ सकता हूँ कि आप फिलहाल बहुत गुस्से में हैं। सही गलत समझने की आप में क्षमता है, लेकिन ये आपका एक गलत फैसला हो सकता है। महाराज विश्वनाथ ने इतना ही कहा था, तभी शिवेश तेज आवाज में कहता है, जी नहीं महाराज, मैं गुस्से में नहीं हूँ, और सही गलत समझने की क्षमता के बारे में आप तो बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सही गलत समझने की क्षमता आप में नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आपको देखकर मुझे अभी भी लगता है कि आप जैसा तेजस्वी व्यक्ति इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ गलत है, सब कुछ झूठ है। आपके बारे में जो सुना, आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। शिवेश की ये बातें कहीं न कहीं महाराज विश्वनाथ के दिल पर जाकर लगी। हालांकि सच में वो एक बहुत बुरे इंसान नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों का कल्याण किया, लेकिन आज अपनी भांजी के मुंह में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था जो उनकी गरिमा पर उंगली उठा रहा था। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गए, लेकिन फिर किसी भी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और कठोर बनाए रखा। उन्होंने समीक्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाते उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, किस गरिमा की बात कर रहे हो आप महाराज शिवांश? किस गरिमा की बात कर रहे हो आप? आप लोगों ने जो एक मासूम सी बच्ची के साथ किया, क्या सही था? शादी के पहले उसे गर्भवती कर देना क्या सही है? उसे अपने ही राज्य में रखना एक राजकुमारी की गरिमा के लिए सही है? शिवेश कुछ कह पाता उससे पहले ही मितांश कहता है, महाराज विश्वनाथ, आप एक बार इस मासूम सी लड़की की आंखों में तो देखिए। आप कौन सी मासूमियत की बात कर रहे हैं? मैं इस लड़की से आज भी बेइंतहा प्यार करता हूँ और हजारों बार इसके सामने मैंने हाथ जोड़े हैं, यहाँ तक कि इसके कोड़े भी खाए हैं। इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था या कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने इससे प्यार किया है। अपने प्यार की हर परीक्षा दी है मैंने, लेकिन इसने क्या किया और ये क्या कर रही है, एक बार इससे पूछ कर तो देखिए। मितांश की बात खत्म होते ही महारानी रुक्मणी कहती है, आपकी भांजी, आपकी प्रिय भांजी ने जो काम किया, शादी से पहले ही वो गर्भवती हो गई। उसने जो मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया, उसके बाद तो कब से ही हमें उसे कारागृह में भेज देना चाहिए था या फिर उसके पिता के पास लौटा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आज तक हम इसे अपने महल में रख रहे हैं। इसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए ये हर दिन मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचती है और मैं इसके सिर पर हाथ रख देती हूँ, ये सोचकर कि ये कभी तो बदलेगी। इतना कहने के बाद महारानी रुक्मणी ने गुस्से में समीक्षा की ओर देखकर कहा, लेकिन महाराज विश्वनाथ, ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। इसने अपने खेल में आपको भी शामिल कर लिया और अब तो मुझे आपको देखकर दया आ रही है, क्योंकि आप भी एक ऐसी साजिश का शिकार हो गए हो जो इस मासूम सी लड़की के द्वारा रची गई है। जब महारानी रुक्मणी ने यह सब कहा तो उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सही गलत, अच्छा बुरा, युद्ध, ये सारी बातें उस छोटे से कमरे में हो रही थी। रुद्राक्ष दरवाजे पर खड़ा हुआ हर एक बात सुन रहा था।
वो नहीं चाहता था कि अभी किसी भी युद्ध के बारे में बात हो, क्योंकि ये युद्ध का सही समय नहीं था। साथ ही वो ये भी जानता था कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो ये कोई मामूली युद्ध नहीं होगा। चारों दिशाओं को ये युद्ध अपने शिकंजे में खींच लेगा, हजारों लोगों का खून बहेगा। रुद्राक्ष यानी प्रीतम का बार बार मन कर रहा था कि वो खुद जाए और महाराज विश्वनाथ को समझाए कि बस करो महाराज विश्वनाथ, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। आप महारानी रुक्मणी से शादी करने का प्रस्ताव कैसे रख सकते हो, ये भी गलत है। आप एक लड़की की वजह से हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने की बात, युद्ध की बात कैसे कर सकते हो, ये भी गलत है। लेकिन प्रीतम के हाथ बंधे थे, वो एक मामूली सा नौकर था, इसलिए वो अपना सिर झुकाए सिर्फ कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। प्रीतम जब इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तभी उसके कानों में बहुत तेज किसी के चीखने की आवाज आती है, एक दमदार आवाज। तभी प्रीतम कमरे में देखता है तो महाराज विश्वनाथ जोर से चीखते हुए अपनी मोटी सी आवाज में कहते हैं, बस कीजिए आप लोग मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मैं महाराज विश्वनाथ हूँ, कोई आम इंसान नहीं जो आप लोगों की बातों में आकर गुमराह हो जाऊंगा। ये सुनते ही शिवेश उनकी ही तरह तेज आवाज में उनके सामने खड़े होकर कहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल यहाँ से जा सकते हैं। अब हम युद्ध के मैदान में बात करेंगे, समयपुर में अब आपका कोई काम नहीं है। ये सुनते ही महाराज विश्वनाथ का गुस्सा और तेज हो जाता है। वो शिवेश की आंखों में गुस्से में देखते हुए कहते हैं, तुम होते कौन हो मुझे समयपुर से जाने के लिए कहने वाले? अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा समयपुर कुछ ही पल में हथिया सकता हूँ। ये शब्द सुनते ही शिवेश के साथ मितांश आकर खड़ा हो जाता है। मितांश और शिवेश दोनों भाइयों के हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी, आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। कमरे का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध तो फिलहाल यहीं चल रहा है। महारानी रुक्मणी कहीं न कहीं घबरा भी गई थी। शिवेश और मितांश की आंखों में जितना गुस्सा था उतना ही गुस्सा महाराज विश्वनाथ की आंखों में भी था। तभी शिवेश एक कदम महाराज विश्वनाथ की तरफ बढ़ते हुए एक शेर की तरह जोर से दहाड़ता है। उसकी तेज आवाज सुनकर वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज फिर एक बार उसने अपने योद्धा का रूप दिखाया था और महाराज विश्वनाथ के बिल्कुल करीब उनके मुंह के पास अपना मुंह लाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर शिवेश कहता है, गुमराह तो आप पहले से हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं उसके परिणाम का आपको एहसास भी नहीं है कि कितना खौफनाक हो सकता है। और अगर आप हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिए। शिवेश का ये रूप देखकर हर कोई हैरान था। शिवेश को गुस्सा आता है और वो अपने फैसले लेने में सक्षम है, इस बात से तो हर कोई परिचित था, पर उसका ये रूप पहली बार सबके सामने आया था। एक योद्धा की तरह दहाड़ना, एक योद्धा की तरह युद्ध का ऐलान करना, अपने परिवार का और अपने राज्य का संरक्षण करना शिवेश को बखूबी आता था। शिवेश का गुस्सा देखकर महारानी रुक्मणी भी डर गई थी। बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। तभी महारानी रुक्मणी बीच में कहती है, रुक जाओ। इतना कहकर वो शिवेश के पास आकर शिवेश का हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों का इशारा करके उसे शांत रहने के लिए कहती है और फिर महाराज विश्वनाथ को देखकर कहती है, आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वो सही है, या आप अपनी भांजी के मुंह में सब मान मर्यादा भूल गए हैं? अगर आप समयपुर हथियाना चाहते हैं तो एक योद्धा की तरह सामने से वार करें। इस तरीके से साजिश करना आपको शोभा नहीं देता। तब महाराज विश्वनाथ उतने ही गुस्से में कहते हैं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि या तो आप मुझसे विवाह कर ले या फिर शिवांश समीक्षा से। मेरे ये प्रस्ताव अगर आप लोगों को स्वीकार हो तो हम फिर एक बार और इस महल में भोजन करना चाहेंगे, एक परिवार की तरह, और अगर नहीं तो फिर युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ये सुनकर महारानी रुक्मणी बिल्कुल खामोश हो गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी शिवेश कहता है, माँ ने आपको एक बार अपना फैसला सुना दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा उनके सामने इस तरह का कोई भी प्रस्ताव रखने की जरूरत है। शिवेश ने इतना ही कहा। तभी महारानी रुक्मणी कहती है, अगर आप सब खामोश रहे तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? महारानी रुक्मणी ने इतना ही कहा था। तभी वैदेही कहती है, माँ देखो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कहें उससे पहले सोच लीजिएगा। आपके बच्चे हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर फैसले में आपका साथ देंगे। वैदेही समझ गई थी कि महारानी रुक्मणी क्या कहना चाह रही है, इसलिए उसने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन अब वक्त आ गया था कि महारानी रुक्मणी को अपना आखिरी फैसला लेना था। वो किसी भी हाल में अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। बच्चे तो ठीक है, वो एक राज्य की महारानी थी और फिलहाल उन्हें राजमाता की पदवी दी गई थी। अगर उनके किसी भी फैसले से वो अपने राज्य को बड़े खतरे से रोक सकती है तो वो पीछे नहीं हटेंगी। कुछ देर उस कमरे में खामोशी के बाद एक तूफान आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो हर किसी की जिंदगी को झंझोड़ कर रख देगा। शिवेश बहुत ज्यादा हैरान था ये देखकर कि महारानी रुक्मणी आखिर ऐसा क्या फैसला लेने जा रही थी जिसे लेने के लिए उन्हें इतना सोचना पड़ रहा था। शिवेश ने अभी तक अपनी माँ को इस बात का एहसास तो करा दिया था कि वो सक्षम है, उसका राज्य सक्षम है आई हुई हर नई मुसीबत का सामना करने के लिए, लेकिन फिर महारानी रुक्मणी किसी सोच में डूबी हुई है। ये सब देखते हुए शिवेश ने महारानी से कहा, माँ। शिवेश ने इतना ही कहा। तभी अचानक से महारानी रुक्मणी कहती है, बस करो आप सब। इतना कहने के बाद महारानी रुक्मणी ने एक नजर उस पूरे कमरे में घुमाई। उनकी आंखों में नमी थी। फिर उन्होंने अपने तीनों बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में कोई पहाड़ टूटने वाला हो, लेकिन वहीं महाराज विश्वनाथ के चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी, और तो और अब तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव अलग ही नजर आने लगे थे। तपन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग कोई जंग जीत गए हों। क्या फैसला होगा महारानी रुक्मणी का? क्या कहना चाहती है वो? क्यों शिवेश, मितांश और वैदेही तीनों इतने ज्यादा हैरान हैं? किस बात का खौफ तीनों को सता रहा है? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। हर किसी को इंतजार था कि महारानी रुक्मणी का फैसला क्या होगा। मितांश मन ही मन कहता है, माँ चाहे जो हो जाए इस राक्षस से शादी करने के लिए हाँ मत कहना, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। वहीं वैदेही अपने मन में सोच रही होती है, काश कि आज सुबह उस पंख ने मुझे ये भी बताया होता कि आज क्या होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा बेफिक्र रहती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। हालांकि बात यही थी कि राजकुमारी वैदेही का बर्ताव इसलिए बदला हुआ था क्योंकि महाराज विश्वनाथ के आने के पहले ही उसने उनके बारे में उस पंख से पूछा था और उस पंख ने सारी बातें उससे पहले ही बता दी थी।
तभी वैदेही के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्यों ना प्रीतम को जलाया जाए। इसलिए इतने दिनों से वो तपन का नाम लेकर तपन और महाराज विश्वनाथ के बारे में एक्साइटमेंट दिखाते हुए सबको चौंका रही थी। तभी उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि प्रीतम को इस बात का एहसास हो कि अगर उसने अपना कदम आगे नहीं उठाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसे खो देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रीतम ने आज इस बात को ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो सबके सामने राजकुमारी वैदेही का हाथ मांग लेगा। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि प्रीतम वैदेही को तपन के साथ नहीं देख पा रहा था। तपन के साथ क्या, किसी के भी साथ प्रीतम वैदेही को नहीं देख सकता था। लेकिन वैदेही को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, बात युद्ध तक पहुंच जाएगी। वैदेही तो बस यही जानती थी कि महाराज विश्वनाथ उसके लिए नहीं, तपन और उसका रिश्ता नहीं, बल्कि अपना और महारानी रुक्मणी का रिश्ता लेकर आए हैं। वैदेही जानती थी कि जब ये बात सबके सामने आएगी तो थोड़ा बहुत बवाल जरूर होगा, लेकिन वो बवाल इतना बढ़ेगा कि बात युद्ध तक जाएगी। इस बात का उसे जरा भी एहसास नहीं था। यहाँ तक कि पंख ने उसे आधी बात बताई थी। इन सब में समीक्षा भी इन्वॉल्व है, इस बात का अंदाजा भी उसे नहीं था। उस पंख की खासियत थी कि उससे जितना पूछा जाए उतना ही बताता था। वैदेही ने उस पंख में तपन और महाराज विश्वनाथ के इरादों के बारे में पूछा था और उसने उतना ही बताया। उनके आगे पीछे की कहानी उसे पता नहीं थी। वहीं शिवेश के मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे, सवाल जवाब। बहुत सारे ख्यालों में वो उलझा हुआ था। एक तरफ उसे ये लग रहा था कि अगर वो महाराज विश्वनाथ की बात मान ले, अगर महारानी रुक्मणी की शादी महाराज विश्वनाथ से हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता था। उसकी बहुत सारी परेशानियों का एक सॉल्यूशन था। समयपुर को एक अच्छा महाराज मिल जाएगा, मितांश और शिवांश के बीच की लड़ाई का अंत। लेकिन इन सब के साथ उसके मन में यह भी ख्याल आया कि अगर महाराज विश्वनाथ की शादी महारानी रुक्मणी से हो जाए और बाद में महाराज इस राज्य पर अपना हक जताते हुए शिवांश, मितांश और वैदेही सबके साथ साथ महारानी रुक्मणी को भी राज्य से बेदखल कर देंगे तो क्या होगा। उसकी एक गलती उन सबको बेघर कर सकती थी, उन सबका सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इतने सारे ख्यालों में शिवेश बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। जहां सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि महारानी रुक्मणी अपना फैसला सुनाए, वहीं महारानी रुक्मणी धीमे कदमों से महाराज विश्वनाथ के सामने खड़े होकर अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, अभी अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ वक्त के लिए मैं अपना आपा खो बैठी थी, लेकिन आपके दिए गए प्रस्ताव के लिए मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस तरह मैं इतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं ले सकती। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे लगभग 3 दिन का वक्त दीजिए। मैं आपको अपना फैसला जल्द ही सुनाऊंगी। ये सुनकर महाराज विश्वनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझे समझेंगी। मुझे उम्मीद थी कि आप सही फैसला लेंगी और मुझे उम्मीद थी कि आप जो कुछ भी करेंगी वो सोच समझ कर ही करेंगी। महाराज विश्वनाथ ने जो कुछ भी महारानी रुक्मणी को कहा था वो आम बात नहीं थी। अगर ये बात दूसरे राज्यों में फैले तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन सकता था। महारानी रुक्मणी ने एक बार फिर से एक नजर सबको देखा और तेज कदमों से कमरे से वो बाहर निकल गई। महारानी के निकलते ही सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर महारानी के पीछे पीछे वैदेही भी कमरे से निकल जाती है। अब उस कमरे में महाराज विश्वनाथ, तपन, शिवेश और मितांश थे। शिवेश एक कदम महाराज की तरफ बढ़कर कहता है, 3 दिन का वक्त है महाराज, आप भी सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत है। दुनिया को परखने की समझ तो आप में जरूर होगी, बस एक बार अपनी आंखों को खोलें और सही गलत समझने की कोशिश करें। शिवेश जानता था कि इस बात का जवाब महाराज विश्वनाथ जरूर देंगे, इसलिए अपनी बात करते ही उसने तुरंत मितांश से कहा, चलो छोटे भाई, हमें और भी बहुत से काम है। इतना कहकर वो उस कमरे से तेज कदमों से बाहर चले गए। महाराज विश्वनाथ देख रहे थे कि समीक्षा भी वहीं पर खड़ी है, जिसने अपनी नजरें झुकाई हुई है, चेहरे पर उदासी है। उन्होंने बड़े ही प्यार से समीक्षा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कष्ट का बदला लेंगे, तुम्हारी हर तकलीफ का बदला लेंगे। अब ये लोग तुम्हारे क्या कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करने के बारे में 10 बार सोचेंगे। महाराज विश्वनाथ की बात सुनकर समीक्षा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे ताकत मिली थी जिसे वो गलत इस्तेमाल कर रही थी। समीक्षा ने महाराज विश्वनाथ को पूरी तरह से गुमराह कर रखा था। महाराज विश्वनाथ को उसने ये बताया था कि एक बार मितांश ने उस पर कोड़े बरसाए थे, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वही कोड़े लेकर उसने मितांश को मारा, कोड़े बरसाए। इसलिए जब मितांश ने महाराज विश्वनाथ को इस बात को बताने की कोशिश करी कि समीक्षा ने क्या कुछ नहीं किया है और वो समीक्षा से कितना प्यार करता है, तो महाराज विश्वनाथ को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें यही लग रहा था कि मितांश झूठी कहानी बना रहा है। महारानी रुक्मणी अपने ही कमरे से निकलते हुए सीधे महाराज प्रहलाद के कमरे में चली गई थी। वो रात वो महाराज प्रहलाद के कमरे में बिताना चाहती थी। उनके पीछे पीछे वैदेही भी वहां गई। वैदेही को जैसे ही महारानी रुक्मणी ने कमरे में आते देखा, उन्होंने तुरंत ही एक हाथ से इशारा करके वैदेही को रोक दिया और फिर वैदेही की आंखों में देखते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, कुछ वक्त मैं अकेले बिताना चाहती हूँ, यहाँ मुझे अकेला छोड़ दो। वैदेही खड़े खड़े महारानी को देखे जा रही थी। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी माँ को इस मुश्किल समय में अकेला छोड़े, लेकिन फिलहाल वक्त की मांग यही थी कि महारानी रुक्मणी को अकेला छोड़ दिया जाए। वैदेही नम आंखों से महारानी रुक्मणी के कमरे से बाहर जैसे ही निकलती है, उसे अपने सामने शिवेश खड़ा दिखाई देता है। शिवेश फिलहाल ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर उसे आंखों के इशारे से कहता है, सब ठीक हो जाएगा, और फिर वहां से चला जाता है। शिवेश उस वक्त तेज कदमों से मितांश के कमरे में गया था, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ मितांश को एक गहरी चोट लगी होगी। शिवेश जानना चाहता था कि मितांश क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। जब शिवेश मितांश के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि मितांश वहां पर नहीं है। फिर शिवेश एक सैनिक को बुलाकर मितांश को महल में ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं उसे ख्याल आता है कि प्रीतम भी तो इतने समय से महारानी रुक्मणी के कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वो इस वक्त वहां दिखाई नहीं दिया। प्रीतम कहाँ है ये जानना भी उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे प्रीतम से बहुत सारी बातें करनी थी। शिवेश अपने हाथ में पहने हुए बैंड को देखकर उससे कहता है, त्रिशा त्रिशा, क्या तुम मेरे आसपास हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है,
हाँ, कब से तुम्हारे पीछे पीछे ही तो घूम रही हूँ, इसके अलावा मेरा काम ही क्या है। शिवेश जानता था कि तृषा बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है, क्योंकि कुछ समय से वो उसे समय नहीं दे पा रहा। दूसरी बात, वो उसे देख भी नहीं पाता, तो ये और एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तृषा शिवेश को दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि शिवेश के पास कांच का टुकड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज से ये साफ समझ में आ रहा था कि तृषा हंस रही है। तृषा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बताओ क्या काम है। वैसे भी एक आत्मा बनकर इधर से उधर भटकने के सिवा मेरे पास काम ही क्या है, बस सबकी बातें सुनती रहती हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर शिवेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा काम है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, बस। लेकिन फिलहाल इतना कहकर शिवेश चुप हो जाता है, कुछ सोचने लग जाता है। तभी तृषा तेज आवाज में कहती है, अरे अरे कहाँ खो गए, पहले ये तो बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। शिवेश फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मितांश के आसपास रहो, उसके बारे में हर एक बात पता करो, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या हो रहा है, हर एक बात। तृषा कुछ जवाब नहीं देती। शिवेश समझ गया था कि तृषा जरूर कुछ सोच विचार में गुम हो गई है। शिवेश फिर से तृषा से कहता है, क्या सोच रही हो, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम मेरे लिए मितांश पर नजर रखोगी। तृषा मुंह बनाते हुए थोड़ा सा अकड़ते हुए कहती है, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, तुमने काम दिया है तो करना ही होगा, वरना उस मितांश की तो शक्ल देखना भी मुझे सही नहीं लगता। शिवेश फिर से हंसते हुए कहता है, बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी है कि हम अब हर राज पर से पर्दा हटा दें। मितांश का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है, अगर वो सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। शिवेश आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी तृषा उसे बीच में रोकते हुए कहती है, हाँ हाँ समझ गई, सब समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है मैं जाती हूँ, जल्द मिलते हैं। इतना कहने के बाद तृषा की रूह शिवेश के करीब आकर उसके गाल पर किस करती है। हालांकि तृषा शिवेश को छू नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी इस बार शिवेश को एहसास हुआ था कि तृषा ने उसे किस किया। शिवेश ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रख दिया और तृषा ने देखा कि शिवेश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है, उसकी आंखों में भी नमी थी। शिवेश उसके प्यार को महसूस कर सकता था। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। प्यार चाहे कितना भी पुराना हो, बचपन का हो या जवानी का हो, प्यार प्यार ही होता है। तृषा शिवेश से बेहद प्यार करती थी, और जब वो ये देखती है कि शिवेश उसके प्यार को महसूस कर पाता है, उन दोनों के बीच का रिश्ता एहसास का रिश्ता है, तो ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होती थी। कई बार वो भगवान को भी धन्यवाद कहती थी कि उसे अपने प्यार की परीक्षा देने का मौका मिला, उसे ये जानने का मौका मिला कि शिवेश उससे किस हद तक प्यार करता है। शिवेश अपने कमरे में चला जाता है। उसके मन में बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ था, लेकिन आज वो उस चांदी के जग में से निकले हुए अक्स, जिसका नाम अजूबा था, उससे बात करना चाहता था, जो कुछ दिनों पहले निकला था, और उन दोनों की बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि उसके कमरे में महारानी रुक्मणी आ गई थी। शिवेश तब से ही हर रात कोशिश करता था कि कुछ वक्त के लिए वो अकेला रहे और उस जग के बारे में जाने। अजूबे से उसे बहुत सारी बातें करनी थी और अजूबे को समझना था। वो जानता था कि अजूबा उसके कुछ ना कुछ काम जरूर आएगा, लेकिन उसके पहले उसे समझना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। क्या शिवेश जान पाएगा चांदी के जग में से जो अक्स निकला था उसके बारे में? क्या आज फिर शिवेश के बुलाने पर वो आएगा जिसका नाम अजूबा था, जो दिखने में भी अजूबा ही था? क्या अजूबा अपनी ताकत का नमूना शिवेश को दिखाते हुए शिवेश का साथ देगा या फिर दुश्मन बनेगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।